Very good afternoon. I have started 1 minute early, so I will wait for 1 or 2 minutes so that everybody can join, and then we will start the session. So just wait for 1 or 2 minutes, then we will start with the session. So meanwhile, all the people who have joined, I have a question. Please confirm if my voice is clear to all of you. Am I audible? And along with that, you are able to see what is there on the screen. Like everyone should be able to see. There's a screen on which it is written 15 magic tricks in maths. तो अगर ये सबको दिख रही है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए. Then we will start up with the session. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो क्षितिज, अभिनव, हेमांग, श्रुति, मेघना, सबका रिप्लाई आ रहा है. सबको स्क्रीन एकदम प्रॉपरली दिख रही है. दैट इज ग्रेट. सो टू बिगिन अप विद द सेशन, एकदम शुरुआत में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं. जैसे देखो, सेशन का नाम काफी कैची है कि 15 मैजिक ट्रिक्स इन मैथ्स. तो एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल लर्न कि व्हाट इज मैजिक इन मैथ्स. मैजिक इज एक्चुअली समथिंग, जो ये ट्रिक वर्ड है ना, ये बहुत बहुत सही वर्ड नहीं है. मतलब ये सुनने में तो अच्छा लगता है, सेशन का नाम रखने के लिए भी अच्छा लगता है, बट एक्चुअली इफ आई टॉक अबाउट कैट, जो कैट की पूरी ट्रिक है ना, ये आप लोग हो. मतलब जो कैट की तैयारी कर रहा है वो खुद एक ट्रिक है, अगर वो कैट की तैयारी प्रॉपरली कर रहा है. तो आज का सेशन मैंने प्लान भी इसी तरह से किया है कि आप ये समझ पाए कि मैजिक जो है ना, मैजिक दरअसल आप में ही लाई करता है. आप कैट को किस हिसाब से क्रैक करोगे ये आप डिसाइड करते हो. और आज के कुछ क्वेश्चंस को करने के बाद आप रियलाइज कर पाओगे कि कैट की प्रिपरेशन के लिए हमें सबसे पहली चीज जो माइंड में लानी है वो ये है कि कैट इज नॉट अबाउट मैथमेटिक्स. मैं क्वांट का ट्रेनर हूं. माय नेम इज अनुभव सिंह. आई एम द सेंटर हेड ऑफ IMS लखनऊ. मैं मैथ्स पढ़ाता हूं. इस पर्टिकुलर फील्ड में मुझे 13 इयर्स हो गए हैं. जितने मुझे इयर्स हुए हैं उतनी बार मैंने कैट भी राइट किया है. Most of the time I have cracked CAT with almost all the IIM calls, including CAT 2019. In CAT 19, I got calls from IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Lucknow, Indore, all the IIMs. ठीक है. But ये सब बताने का पर्पस मेरा ये नहीं है कि आप ये समझ जाए कि मैं बहुत अच्छा फैकल्टी हूँ. मेरा पर्पस ये है ना कि किसी की भी जो कॉल आती है, जो भी कैंडिडेट कैट को क्रैक करता है, मैजिक उसके अंदर होता है. और आज के सेशन से आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैट में अच्छा करने के लिए, अभी हम क्वांट सेक्शन की बात कर रहे हैं, आपको अपने अप्रोच को चेंज करने की जरूरत है. यू नीड टू लर्न कि हम हर एक क्वेश्चन को मैथ के टॉपिक के हिसाब से ना सोचें. आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया ज्योमेट्री का, अब हम लोग ये सोचने लगते हैं कि यार मैं तो ज्योमेट्री में वीक था, मैं तो उस समय 10th-12th में मैथ्स में अच्छा नहीं था. अब उसको ज्योमेट्री सोचने के बजाय ना सिंपल लैंग्वेज में सोचिए. आपके सामने कोई टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है. हर कोई बाइक चलाता है, कार चलाता है. एवरीबॉडी नोज की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, तो बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते हैं. तो ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल आर फ्रॉम कैट. कैट के प्रायर ईयर के पेपर्स के ही क्वेश्चंस हैं, अलग अलग ईयर से हमने उठाए हुए हैं. तो ये सेशन मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा. दिस सेशन वुड बी अराउंड 75 to 80 minutes, 90 minutes at max. 1.5 घंटे के आसपास का सेशन होगा. Everybody has joined now, so मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. सबसे पहले हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे. एक चीज मैं शुरुआत में ही आपको ब्रीफ कर रहा हूं. हर एक क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मेथड, अप्रोच समझ में आया या नहीं आया. आप उसका जवाब कैसे देंगे? आपको एक हैंड रेस करने का ऑप्शन दिख रहा होगा जूम में, आप हैंड रेस करेंगे. और अगर किसी को भी अप्रोच को या क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत हुई है
तो वो चैट बॉक्स में लिखेगा। तो इससे मुझे समझ में आ जाएगा अगर चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा, आई विल गेट टू नो कि नो आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन, एंड इफ एवरीबॉडी हैज रेज्ड हैंड आई विल गेट टू नो कि नहीं मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। तो दिस विल बी द रूल फॉर ऑल द क्वेश्चंस। आफ्टर ईच क्वेश्चन आई विल आस्क दिस क्वेश्चन कि आप लोग को ये बात समझ में आई है या नहीं आई है। आप रेज हैंड करेंगे, अगर समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया है, कोई भी डाउट है, बिना हेजिटेशन के चैट बॉक्स में लिखेंगे, आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड द अप्रोच अगेन। सो वी विल स्टार्ट विद द सेशन। तो सबसे पहले आपके सामने एक बेसिक सा क्वेश्चन आ रहा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक से है, और ये आपके सामने है। आई थिंक सभी को दिख भी रहा होगा अब। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आई होप सभी को विजुअल है। सब लोग इसको पढ़िए, समझने की कोशिश करिए और एक सॉल्यूशन पे आने की कोशिश करिए। ऐसे आपको ये लगा होगा कि मैं कुछ पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा डेफिनेटली, बट मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कैट की जो आप जानते हैं, आप में से हर कोई जानता है, इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूँ। ईच अटेंडी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन नोज दिस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो आप में से हर किसी को आता है। ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी है। अब इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, ट्राई करने की कोशिश करिए। आई एम गिविंग यू 2 minutes. पारुल जी आपने आंसर दिया, आई गेस आपने क्वेश्चन पहले किया हुआ है, क्योंकि आपने क्वेश्चन रीड करने से भी कम समय में जवाब दे दिया। इट इज अ प्रायर कैट क्वेश्चन, सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी यू हैव सीन दिस क्वेश्चन। प्लीज कंफर्म करिए चैट बॉक्स में लिख करके अगर आपने पहले से किया हुआ है तो। पारुल सारस्वत, हाँ ग्रेट, ठीक है। देयर वुड बी सम, ये तो एक चीज रहती है कि आपने पहले से किया, यू नो द आंसर। ग्रेट बात। बाकी जनता ट्राई करे, आई विल डिस्कस इट। There is a tunnel connecting A and B. A cat is standing 3 by 8 of the length of the tunnel. It hears the whistle of an approaching train and starts running towards the entrance of the tunnel, reaching just in time to avoid being crushed. If instead it had run towards the exit, then too it would have just reached in time to avoid being crushed. What is the ratio of speeds of the train and the cat? The very basic concept which you need to know for solving this question is speed is equal to distance upon time. Speed is directly proportional to the distance and speed is inversely proportional to the time. So I'm sure everybody knows this. Speed डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर दो लोगों को बराबर समय दिया जाए तो जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर दो लोगों को इक्वल डिस्टेंसेस कवर करनी है तो जो ज्यादा समय लेगा उसकी स्पीड कम होगी, जो कम समय लेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। बेसिक कॉमन सेंस concept behind this question is something which everybody knows. So I am looking for more answers. एक लोगों ने जवाब दिया है, अभी और कोई जवाब मुझे नहीं आया है। समय मैंने आपको दिया है 2 मिनट का, ट्राई करिए सब लोग। आई एम वेटिंग। वैशाली रामबा जी आपने जवाब दिया है, एकदम करेक्ट है आपका आंसर, एकदम करेक्ट है आंसर आपका।
चलिए, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन इट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैट में ये क्वेश्चन तो आया ही है, बस इस तरह के कॉन्सेप्ट पे हर साल आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है जिसमें रेशियो ऑफ स्पीड को कंपेयर करना होता है। एवरी ईयर यू गेट वन क्वेश्चन ऑन दी सिमिलर कॉन्सेप्ट, एवरी ईयर। तो देखो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि भाई ये मान लेते हैं एक हमारी टनल है, ये हमारी क्या है, टनल है, और इस टनल को हमने 3:5 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया इसको अभी मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी, 3/8। तो अगर हम मान लें कि ये टोटल डिस्टेंस जो है ये 8 यूनिट है, तो 8 में जो कैट है ना वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। 3/8 ऑफ 8 इज 3, और इधर कितने यूनिट बच गए, 5 यूनिट बच गए। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कि अगर ये कैट, भाई ट्रेन कहीं से अप्रोच कर रही है टनल की तरफ, अब अगर ट्रेन के विसल को सुन करके ये जो कैट है ये एंट्रेंस की तरफ भागती है, ये हो गया एंट्रेंस, और ये हो गया एग्जिट, दो तरफ जा सकती है। अगर वो एंट्रेंस की तरफ भागती है तो लिखा हुआ है entrance of the tunnel reaching just in time to avoid being crushed, which means कि cat and the train reach this point, entrance point at the same time, almost same time पे पहुंचते हैं। अगर ये cat डिसाइड करती है और एग्जिट की तरफ भागती है तो एग्जिट पे भी ट्रेन और कैट एक साथ पहुंचते हैं, ये भी दिया हुआ है। इफ इंस्टेड इट हैड रन टुवर्ड्स द एग्जिट देन टू इट वुड हैव जस्ट रीच्ड इन टाइम टू अवॉइड बीइंग क्रश्ड। गॉट दिस पॉइंट? ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो अब इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, एक तो पहली ये सिचुएशन है, बैक कर दे रहा हूं, समझिए। कैट चली, ट्रेन चली, दोनों एक साथ यहां पर पहुंचे। फिर से देख लीजिए, दोनों एक साथ यहां पर पहुंचे। और दूसरी सिचुएशन क्या है, कैट उस तरफ जा रही है, ट्रेन भी उस तरफ जा रही है, अभी भी दोनों एक साथ एग्जिट पर पहुंच रहे हैं, दोनों एक साथ एग्जिट पर पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज क्या है कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ते हैं कि भाई स्पीड का जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो कि भाई स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही पढ़ते हो। तो ये फॉर्मूला कहां से आता है, आपको दो कॉन्सेप्ट पता होते हैं। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ऐसा हम कब बोलते हैं, अगर दो चीजों को बराबर समय मिले तो जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो हम ट्रेन की और कैट की स्पीड का रेशियो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करोगे, समझो। यहाँ पे जो पहली सिचुएशन लिखी हुई है या ये जो दूसरी सिचुएशन लिखी हुई है, समझो, इसमें समय तो बराबर लग रहा है ना। देखो, बराबर समय में कौन कितना कितना चल रहा है उसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर आप कुछ डिस्टेंस एज्यूम कर लो, अगर हम मान लें कि ये जो डिस्टेंस थी हमारी ट्रेन से लेकर के, ये जो डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ डी थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीड ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ कैट, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस वुड बी d/3। एक डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और एक 3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं, सेकेंड वाले केस के लिए, सेकेंड वाले केस के लिए हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ कैट विल बी इक्वल टू d+8/5। और चूंकि ट्रेन और कैट की स्पीड कांस्टेंट रहेंगी तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर होनी चाहिए। अब अगर हम इसको मैं इधर साइड में लिख रहा हूं, देखिएगा, d/3 को आप d+8/5 के बराबर रखते हैं तो आपको बहुत जल्दी d की वैल्यू मिल जाएगी एंड यू विल रीच द आंसर। सॉल्व कर लीजिए इसको फटाफट सब लोग, क्या वैल्यू आएगी, देखो, 5d माइनस 3d इज इक्वल टू 24। यू विल गेट वैल्यू ऑफ d एज 24 को 2 से डिवाइड करोगे 12। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, मान लो यहाँ रखते हैं तो 12/3 रेशियो वुड बी 4/1, या यहाँ रखोगे 12 + 8 20/5 विच इज 4:1। तो क्या रेशियो आ गया, 4:1। 4:1 विल बी द आंसर। आई होप दिस सॉल्यूशन इज अंडरस्टूड बाय ईच ऑफ यू। प्लीज रेज योर हैंड अगर समझ में आ गया है, और किसी को जरा सा भी डाउट है चैट बॉक्स में लिखे और मुझे बताएं। इस क्वेश्चन के लिए क्या हमें कोई बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट की जरूरत थी, नहीं थी।
टाइम स्पीड डिस्टेंस, जैसे हम लोग ये फील करने लगते हैं कि हमें बहुत सारी मैथ्स पढ़नी होगी कैट के लिए, नहीं। 90% ऑफ द क्वेश्चन जो मैथ्स में आप फेस करोगे एक्चुअल कैट एग्जाम में, दीज आर नॉट बेस्ड ऑन एनी हाई फाई कॉन्सेप्ट, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट जो हर कोई बंदा जानता है। पाइथागोरस थ्योरम हर कोई जानता है, उस पर भी क्वेश्चन आता है कैट में, हर साल आता है। हर साल एक क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम पे मिलेगा, हमारे आज के सेशन में भी होगा, आपको दिखाऊंगा मैं वो क्वेश्चन। तो देखो चैट में किसी ने भी कुछ नहीं लिखा है, विच मीन्स एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया है। हाँ, सौरभ श्रीवास्तव, नवीन मिश्रा, सही आंसर दिया आप लोगों ने। यस, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब मूव करते हैं, तुरंत अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो कैट 2002 का क्वेश्चन था, ये कैट 2002 का। अगले पे आते हैं। अगर किसी ने इस क्वेश्चन को पहले से देखा है तो बात अलग है, अदरवाइज इसको सॉल्व करें। x का वैल्यू -0.5 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। हमेशा एक स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट का क्वेश्चन आपको कैट में मिलेगा ही मिलेगा, एवरी ईयर एटलीस्ट वन क्वेश्चन स्मॉलेस्ट कौन सा है लार्जेस्ट कौन सा है, ऐसा आता ही आता है। जल्दी से ट्राई करके बताओ क्या आता है आंसर, बी वेरी क्विक। नीलम मौर्य जी, एकदम सही जवाब है आपका। आपने क्वेश्चन देखा था पहले या फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो? प्लीज चैट बॉक्स में लिखो, पहले से देखा हुआ था या फर्स्ट टाइम कर रही हैं? नीलम मौर्य जी बताइए। हाँ, सीन बिफोर है, इसीलिए बहुत क्विकली हो गया। चलिए बाकी लोग जल्दी से ट्राई करें, ट्राई करके आंसर करें। आई एम वेटिंग। श्रुति गुप्ता जी, नवीन मिश्रा जी, नहीं आपका आंसर सही नहीं है। नवीन जी, अब आपने सही आंसर दिया है, आपने ऑप्शन चेंज किया, आप करेक्ट है। श्रुति गुप्ता, आपका आंसर सही नहीं है। हेमांग पांडे, आपका आंसर सही नहीं है। दीपक कुमार जी, आप काफी लेट पूछ रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में डी का वैल्यू 4 आ रहा था। नहीं बेटा, 4 नहीं आ रहा था, डी का वैल्यू 12 आ रहा था। इक्वेशन बनी थी आपकी, d/3 इज इक्वल टू d+8/5। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन बनी थी d/3 इज इक्वल टू d+8/5। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x का वैल्यू, x का वैल्यू -0.5, -0.5, x इज इक्वल टू -0.5। कैसी वैल्यू हुई? नेगेटिव वैल्यू हुई। अगर आप इन ऑप्शंस को चेक करें क्विकली, इसकी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। 1/x, 1 अपॉन माइनस का 0.5 क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि 2 की पावर में आप कुछ नेगेटिव कर रहे हो। एक्सपोनेंट को नेगेटिव करने से नंबर नेगेटिव नहीं हो जाता। पॉजिटिव वैल्यू की कोई भी पावर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी आपको। तो 2 की पावर में -1.05 करोगे, कैसा आएगा? पॉजिटिव। ये देखो स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ये भी 2 की पावर में लिखा हुआ है, 2 की पावर में कुछ भी लिखोगे 2 पॉजिटिव नंबर है, हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे लिखा है 1/, अंडर रूट के अंदर -x लिखा है। अब x पहले से नेगेटिव था, एक और माइनस लगा दिया, क्या हो जाएगा? ये भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो देयर इज ओनली वन नेगेटिव वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो केवल एक नेगेटिव वैल्यू है। एंड इफ देयर इज ओनली वन नेगेटिव वैल्यू, तो वो नेगेटिव वैल्यू बाकी सारी वैल्यूज से कम तो होंगी ही ना। मतलब अब हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा है पूछा गया है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो अगर स्मॉलेस्ट पता चल गया
तो उससे बड़े चाहे जो हो उनको आपस में कंपेयर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी गई थी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, देयर इज ओनली वन नेगेटिव वैल्यू आउट ऑफ द गिवन 5 ऑप्शंस, देयर इज ओनली वन नेगेटिव वैल्यू आउट ऑफ द गिवन 5 ऑप्शंस। आई एम रिपीटिंग, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये बात सबको समझ में आ रही है? किसी को भी डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखे। समझ में आ रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड। जो मैंने बताया अगर ये समझ में आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड। ओके ओके ग्रेट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कॉन्सेप्ट क्या था? वी कैन सी दैट x इज नेगेटिव 1/x भी नेगेटिव मिलेगा, रिमेनिंग सारी वैल्यूज पॉजिटिव मिलेंगी। वेरी क्लियरली वी कैन से कि दिस इज द स्मॉलेस्ट। सो ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू। सो आई एम मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। चलिए चैट में किसी ने कुछ लिखा, व्हाट इज रिटन इन वन ऑप्शन? हेमांगी पहला ऑप्शन है 2 की पावर 1/x, 2 की पावर 1/x है पहला ऑप्शन। देखो सर्च इंडाइसेस का थोड़ा सा ज्ञान। 2 की पावर 1/x, तो 2 की पावर 1 अपॉन माइनस का 0.5 है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर -2। 1 को 0.5 से डिवाइड करोगे -2 आएगा, तो इन अ वे दिस वुड बी 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो दिस वुड बी 1/4। ऑब्वियसली कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव। आई होप हेमांगी आपको क्लियर है जो मैंने करके दिखाया। चलो ईमान, ओके ओके ग्रेट। तो हम लोग अब नेक्स्ट वाले पे मूव कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। चलिए बहुत तेजी से इसको ट्राई करिए। प्रॉफिट एंड लॉस, हर साल एक सवाल जरूर आता है कैट में। बाई सेलिंग 200 ऑरेंजेस, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, कितनी जल्दी सॉल्व करते हो। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ हार्डली 30 सेकेंड मैक्सिमम। मैं बता रहा हूँ 30 सेकेंड का सवाल है, मैं आपको फिर भी 1 मिनट देता हूँ। तो देखिए भाई 30 सेकेंड से ज्यादा हो गए, जवाब नहीं आया। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, मैंने ऐसा क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक्स लिए हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स पहले से मालूम हो। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कोई बंदा है 200 ऑरेंज बेचता है, किस हिसाब से बेचता है? 32 फॉर अ रुपी, 1 रुपए में 32 बेचता है। 40% का उसको नुकसान हो जाता है। कितने उसको 1 रुपए में बेचने चाहिए ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए? तो ट्राई करो भाई, सब लोग ट्राई करो। मैं टाइम दे रहा हूँ सभी को, 1 मिनट दिया था, होने वाला है, और टाइम दे दूंगा। कैट आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे टेस्ट करता है, ये बात ध्यान में रखिए, कुछ हाई फाई नहीं होता है। अक्सर लगता है हम लोग को कि खूब कैलकुलेशन होगी कैट एग्जाम में, नहीं होती है कैलकुलेशन। चलिए आंसर्स आने शुरू हुए हैं, कुछ लोगों ने आंसर दिया। सो नीलम जी आपने बोला है पहला ऑप्शन। सृष्टि जी आपने कुछ ऑप्शन जो दिया है वो ऑप्शन में नहीं है। सृष्टि काला, आपका जो आंसर है वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नवीन मिश्रा थर्ड ऑप्शन। चलिए नीलम, आई थिंक यू हैव गॉट इट राइट। नीलम मौर्य, यू हैव गॉट इट राइट, यू हैव गॉट इट करेक्ट, वेरी गुड। रेस्ट एवरीवन हैज गॉट इट रॉन्ग। एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो अभी तक आप लोग के आंसर्स गलत आए हैं। चलो क्विकली देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अगर किसी को 40% का नुकसान हो जाए, नुकसान हो जाए, जैसे आप ऐसे अपने बारे में सोचिए,
नुकसान हो जाता है आपको 40% का। तो जब भी परसेंट में बात होती है ना, तो 100 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर होता है। 100 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। अगर आपके पास 100 रुपए की कोई चीज है, या आपके पास 100 रुपए हैं, और आपको उस पर 40% का नुकसान हो जाए, तो आप कितने रुपए पे पहुंच जाएंगे? जरा एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा मुझे। अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपको 40% का नुकसान हो जाए, तो आप कितने पे पहुंच जाएंगे? 60 पे पहुंच जाएंगे, ऑब्वियसली। और अगर आपको 20% का फायदा हो जाए 100 रुपए पे, तो आप कितने पे पहुंच जाएंगे? ये भी बताइए। 20% का फायदा हो जाए, कितने पे पहुंच जाएंगे? बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में। कॉस्ट प्राइस नाम की एक चीज होती है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 40% का नुकसान होता है। तो पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में, जो सेलिंग प्राइस होगा वो 40% कम होगा। किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो अगर किसी चीज को 40% कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस। और दूसरे केस में उसको प्रॉफिट चाहिए, तो दूसरे केस में सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो जब 60% था कॉस्ट प्राइस, तब आप ₹1 में कितने ऑरेंज बेचते थे? 32 बेचते थे। अभी अगर आपको डबल करना है सेलिंग प्राइस को, सेलिंग प्राइस को डबल करना है, मतलब पर एप्पल, पर ऑरेंज कॉस्ट को डबल करना है, तो अभी आप ₹1 में कितने एप्पल बेचोगे? ऑब्वियसली आधे बेचोगे। 64 जिसने दिया था उसने बस एक गलती कर दी। अगर आप पहले ₹1 में 32 बेचते थे, तो आपकी कॉस्ट क्या आ रही थी? कम आ रही थी। अब आपको ज्यादा करनी है ना कॉस्ट प्रॉफिट के लिए, तो आप इसका हाफ कर देंगे, 16। तो 16 विल बी द आंसर। बताइए कितने लोगों को ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे जो 200 दिया हुआ है, या हम एक एप्पल का कॉस्ट निकाले ना, इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। परसेंट का क्वेश्चन है, 100 से कंपेयर करो। अगर हमें 40% का नुकसान हो रहा था, यानी कि हम कॉस्ट प्राइस का 60% कमा रहे थे, अगर हमें 20% बढ़ाना है, तो कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा दोगे, 100 को 20% बढ़ा दोगे, 120% हो जाएगा। तो 120 पे पहुंचना है। अगर 60 से 120 पे पहुंचना है, तो सेलिंग प्राइस को डबल करना है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? पर ऑरेंज प्राइस। तो पहले अगर आप ₹1 में 32 एप्पल बेच रहे थे, तो आपकी कॉस्ट क्या आती? 1/32 आती। सेलिंग प्राइस क्या आता? 1/32 आता। उसको डबल कर दोगे तो 2/32, यानी कि 1/16 आएगा सेलिंग प्राइस। और अगर 1/16 सेलिंग प्राइस होगा, तो आप ₹1 में कितने एप्पल, कितने ऑरेंज बेचेंगे? 16 ऑरेंज बेचेंगे। किसी को भी डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखे, अदरवाइज मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करूंगा। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो रेज योर हैंड। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में 40% लॉस सेलिंग प्राइस पे, 60% हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, 20% का गेन, 120% हो जाएगा। सेलिंग प्राइस डबल हो जाना चाहिए, यानी कि ऑरेंज पर रुपी मस्ट बी हाफ। और हाफ का मतलब 16। ये भी एक प्रायर कैट क्वेश्चन है। इसका ईयर मैंने मेंशन नहीं किया है। उसका रीजन क्या है कि कैट का एग्जाम 1991 से लेकर के 2008 तक के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं। 2008 के बाद 9 से कैट का पेपर ऑनलाइन हो गया था, और 9 से लेकर के 16 तक के पेपर्स कैट ने पब्लिश नहीं किए थे। 17, 18, 19 के पेपर कैट ने पब्लिश किए हैं। तो 2009 से लेकर के 2017, 16 तक जितने भी एग्जाम्स हुए, उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनका ईयर हम आपको नहीं बताते हैं। वो क्वेश्चंस भी हमारे पास है, बिकॉज ऑल दी फैकल्टी मेंबर्स एट एमएस लखनऊ राइट कैट एवरी ईयर, तो वी हैव द कलेक्शन। तो उन्हीं में से ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आई होप ये सब लोग सही सॉल्व कर लेंगे। बेसिक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ट्राई करिए सब लोग, रीड करिए, ट्राई करिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, 1 मिनट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
हो जाए तो मुझे फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताइए। Each of the four parties A, B, C, and D contested in all the seats in an election. Each seat was won by exactly one of the four parties. Party A lost in 19 seats, Party B lost in 12 seats, Party C lost in 10 seats, and Party D lost in 16 seats. What was the total number of seats being contested in the election? चलिए चैट बॉक्स में आंसर्स आने शुरू हो गए। वंडरफुल। नीलम जी एकदम सही जवाब दिया आपने। नवीन आपका भी जवाब एकदम सही है। अमन शाही गलत है आपका आंसर। श्रुति गुप्ता नहीं, ये आंसर नहीं होगा जो आपने दिया है। थोड़ा ध्यान से सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचोगे हो जाएगा। कहीं ना कहीं अप्रोच में गलती कर रहे हो, बहुत ध्यान से करो। एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी हुई है, ईच सीट वॉज वॉन बाई एग्जैक्टली वन ऑफ द फोर पार्टीज। अगर हर एक सीट पे चार कंटेस्टेंट हैं और एक पार्टी जीतती है तो हारती कितनी पार्टियां होंगी? तीन हारती होंगी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी। अगर आपको कोई बताता कि ए इतनी सीटों पे जीता है, बी इतने पे जीता है, सी इतने पे जीता है, डी इतने पे जीता है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कैसे निकालते? सबको ऐड कर देते, क्योंकि हर एक सीट पर एक ही विनर है। लेकिन 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 क्या बोला गया? हर एक सीट पे लूजर तो तीन होंगे ना। तो कौन कितने कितने हार रहा है? इट इज वेरी सिंपल। ए कितने हारता है? 19। बी कितनी सीट्स पे हारता है? 12। सी कितनी सीट्स पे हारता है? 10। डी कितनी सीट्स पे हारता है? 16। सबको सम कर दो, क्या आएगी वैल्यू? 57। या हम कह सकते हैं 57 लॉसेस है। और एक सीट पे कितने लोग हारते हैं? एक सीट पे एक विनर है, तो तीन क्या होंगे? लूजर होंगे। तो अगर कुल मिला करके 57 लॉसेस हुए हैं, तो इन 57 को 3 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ सीट्स निकल जाएंगी। कितनी निकल करके आएंगी? 19 सीट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। रेज योर हैंड अगर समझ में आ गया। सिंपल सा काम करना था। हारने का डेटा दिया हुआ है, बट हारने के डेटा को जब सम करोगे तो नंबर ऑफ सीट्स नहीं पता चलेगा, क्योंकि हार ज्यादा लोग रहे ना। हर एक सीट पे तीन लोग हार रहे हैं एग्जैक्टली। हर एक सीट पे केवल चार ही पार्टीज हैं, तीन पार्टीज हार जाती हैं। तो अगर कुल मिलाकर के 57 हार होती हैं और एक सीट पे तीन पार्टी हारती हैं, तो कुल मिलाकर के नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगी? 57/3 विच इज 19। नहीं समझ में आया होगा तो चैट बॉक्स में लिखिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इजी क्वेश्चन था, बट ऑल्सो थ्री लूजर्स। टोटल लॉसेस 57, टोटल सीट्स 19। इस तरह का कॉन्सेप्ट बी कैट में कई बार टेस्ट किया जा चुका है। मतलब दिस इज नॉट दी ओनली क्वेश्चन, ऐसे और भी क्वेश्चन आ चुके हैं कैट में। ये भी एक प्रायर कैट क्वेश्चन है। चलिए अगले पर आते हैं। सब लोग ट्राई करिए। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, फिर से बहुत आसान क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से समझ जाओगे बहुत आसानी से कर लोगे। चलो, आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू गिव द करेक्ट आंसर। टेक 1 मिनट। नहीं होगा 1 मिनट में तो और 30 सेकेंड दे दूंगा। जल्दी से ट्राई करो।
चलिए आंसर्स आने शुरू हो गए। वेरी गुड। नीलम जी एकदम सही आंसर है। नीलेश आपका आंसर गलत हो गया है। अभिनव सिंह आपने सही आंसर दिया है। बाकी जनता प्लीज आंसर करे जल्दी से। हेमांग पांडे एकदम करेक्ट। शादान आमिर परफेक्ट परफेक्ट, एकदम सही जवाब दिया आपने शादान जी। वेरी गुड। चलो अब क्या होता है, देखो कैट ना हमेशा उलझाने की कोशिश करता है। जैसे देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था, अननेसेसरी दिया हुआ था कि आप 200 ऑरेंज को बेचते हैं और एक को बेचते हैं 1 रुपए में 32 बेचते हैं। अब ना तो 200 32 से डिविजिबल है, ना 200 का कोई काम है, लेकिन 200 एक नंबर दे दिया। सेम चीज देखो कैट में ये जानबूझ के किया जाता है कि इंसान उलझ जाए। जो ज्यादा शॉर्टकट और फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच से आगे बढ़ेगा ना उसके काम नहीं आएगा, वो मतलब कैट में अच्छा नहीं कर पाएगा। तो देखो अभी 2720 दिया है। हाउ डज इट मैटर, इट हैज नो रोल इन द क्वेश्चन। आपको बताया कि एक एप्पल डीलर है, एक एप्पल 10 रुपए में बेचता है, 2720 एप्पल्स खरीद लिए। हाउएवर 20% ऑफ द एप्पल बिकेम टू राइप एंड वर नॉन सेलेबल, यानी कि 20% वेस्ट हो गए। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल ईच ऑफ द रिमेनिंग एप्पल सो दैट ही मेक्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 4%। अब ये भले 2720 दिया था, क्या मतलब है, हम तो परसेंटेज में बात कर रहे हैं, रिमेनिंग पे 4% प्रॉफिट हो जाए। तो आप कोई अब जैसे 2720 का आप 80% 20% निकालोगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। हम मान लेते हैं हमारे पास भाई 10 ही एप्पल है, तो 10 एप्पल में से क्या होंगे, दो तो बेकार हो जाएंगे, दो तो आपके वेस्ट हो जाएंगे, आर टू राइट नॉन सेलेबल है। आप कितने बेचोगे, 8 ही तो बेचोगे। अब 10 एप्पल अगर है तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 10 × 10 100 आएगा। अगर आपको 4% का प्रॉफिट कमाना है, 4% का प्रॉफिट कमाना है, 100 रुपए पे 4% का प्रॉफिट कमाना है, तो 100 का 4% कितना होता है, 4 रुपए होता है। 104 रुपए आपको कमाने हैं, मतलब 100 रुपए की जगह आपको 104 रुपए कमाने हैं। लेकिन ये 104 रुपए आप कितने एप्पल को बेच के कमाने वाले हैं, 8 एप्पल्स को बेच करके कमाने वाले हैं। तो एक एप्पल का सेलिंग प्राइस क्या रखना चाहिए, 104 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 13 8 जा 104 होता है, तो ₹13 विल बी दी आंसर। बताओ कितने लोगों को बात समझ में आ गई, किसी को नहीं आया तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखे, किसी को नहीं समझ में आया प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। ये हार्डली 30 सेकंड का क्वेश्चन था या नहीं था। अब जो भी इसमें उलझ जाता है 2720 एप्पल का हम निकालते कि नहीं भाई 80% क्या होता है, फिर हम 20% क्या होता है। हाउ डज इट मैटर व्हेन द डेटा इज इन परसेंटेज। आपके पास 100% चीज है, उसमें से 80% चीजों को बेच करके आपको 4% का प्रॉफिट कमाना है, 20% चीजें खराब हो गई है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, 80% चीजों को बेच करके आपको प्रॉफिट कमाना है। एक का सेलिंग प्राइस, एक का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए था, 8 का सेलिंग प्राइस क्या होगा। Got my point? So it was a very basic, very simple question. I hope it is clear to everyone. मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ हाईवेल इस क्वेश्चन को। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने माना कि हमारे पास 10 ही एप्पल है, और अगर 10 एप्पल है तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आ गया वो आ गया 100 रुपीज, और हमारा सेलिंग प्राइस इससे 4% ज्यादा होना चाहिए, 4% मोर देन कॉस्ट, तो ये आ जाएगा 104। अब 10 एप्पल है, इसमें से दो हमारे वेस्ट हो गए, 8 हमारे तैयार है। इन 8 को बेच करके 104 रुपए कमाने हैं, तो आंसर आ गया 104/8 विल बी दी सेलिंग प्राइस ऑफ वन एप्पल। और आपने खटाक से आंसर किया कि आंसर क्या होगा, 13 होगा। आई होप दिस इज क्लियर। मैं नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ। दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। मैं नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बहुत तेजी से करो, बहुत बेसिक है। अक्सर जो लोग 12th में मैथ्स वैथ्स नहीं पढ़ते हैं वो डरे होते हैं कि अब प्रोग्रेशन है, अलजेब्रा आ गया, एक्स वाई आ गया, बट बहुत बेसिक सवाल आते हैं अलजेब्रा के, बहुत इजी है, जल्दी से ट्राई करिए। The ratio of the 9th and the 12th term of an arithmetic progression is 20:27. What will be the ratio of third and sixth term of the same AP? अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 9वें और 12वें टर्म का रेशियो 20:27 है, 20:27 है, then what will be the ratio of the third and the sixth term of the same arithmetic progression? ट्राई करो, टेक 30 seconds, try it out. I expect all the participants to be with me till the end.
कई सारे क्वेश्चंस हैं, बीच में कोई जाएगा नहीं। ऑल ऑफ यू नीड टू बी विद मी। चलिए आंसर आने शुरू हो गए हैं। नीलेश जी एकदम सही जवाब दिया है आपने। वैशाली लांबा एकदम सही जवाब दिया आपने। 2 जवाब आए हैं मुझे अभी तक केवल। एकदम सही है आपका आंसर। वेरी गुड। मेघना मेहरोत्रा जी एकदम सही जवाब दिया आपने। चलिए देखते हैं, ये एकदम 30 सेकंड का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है। यहाँ पे सबसे अच्छा काम क्या किया गया है कि देखो आपसे बहुत बराबर बराबर गैप वाले टर्म्स के बारे में पूछा गया है। जैसे देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम अगर किसी को नहीं पता है, मतलब नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन नहीं लगेगा। मैं एक बार बता भी देता हूँ। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द वेरी कॉमन प्रोग्रेशन, सबको पता भी होता है। जैसे मान लो हमने लिखा 1 3 5 7 9, मतलब अगर कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठा रहे हो, उनके बीच का जो गैप है वो अगर सेम आ रहा है, तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, या एपी बोलते हैं शॉर्ट। तो एपी में क्या होता है ना कि अगर आप ये इक्वल डिस्टेंसेस वाले टर्म है, 3 के बाद अगला 3 टर्म पे आप छठे पे पहुंचोगे, फिर थर्ड टर्म पे पहुंचोगे, 9th पे, फिर 12th पे, तो इनके बीच का गैप हमेशा सेम होगा। तो अगर ये बताया गया कि 20 और 27 है, तो 20 के और 27 के अगर हम इसको एज्यूम कर लें, तो इनके बीच का गैप कितना आ रहा है? 7 के आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो गैप है ना वो 7 के का ही होगा। तो 7 के कम कर दो, 13 के वैल्यू आ जाएगी। फिर से 7 के कम कर दो, 6 के वैल्यू आ जाएगी। मतलब एपी के किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी। तो रेशियो क्या होगा? 6:13। 6:13, मतलब वी नीड नॉट टू हैव द फॉर्मूला फॉर एपी। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप बहुत डायरेक्ट कर सकते थे, ये भी एक प्रायर कैट क्वेश्चन ही है। 6:13 आंसर क्यों आएगा? बिकॉज 20:27 इज समथिंग जो दिया हुआ है। किसके बारे में बताया गया? 9th और 12th के बारे में बताया गया है। और आप वैसे भी देखो, आप पढ़ते हो ये चीज कि एपी के टर्म्स कैसे होते हैं। पहला टर्म ए है, फिर ए प्लस डी है, फिर ए प्लस 2d है, फिर ए प्लस 3d है, फिर ए प्लस 4d है। तो अगर हम बराबर बराबर गैप के टर्म लें, 5d है, तो मान लो पहले के बाद आप तीसरा लेते हैं, 2d का डिफरेंस आएगा, फिर तीसरे के बाद पांचवा लेते हैं, 2d का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर भी आप एक बराबर डिफरेंसेस पे जा रहे हो, तो दिस डिफरेंस वुड रिमेन द सेम। so that is why 6:13। I hope this is clear to everyone। नहीं समझ में आया तो बताइए, और समझ में आ गया तो रेज योर हैंड्स। नेक्स्ट पे मूव करेंगे हम लोग फिर। चलिए सबने हाथ उठा दिया है, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया है। चलिए अच्छी बात है। तो हम लोग मूव करते हैं अपने अगले सवाल पे। ये कैट 2018 में आया था, सोचो बहुत रिसेंट ईयर का क्वेश्चन क्वेश्चन है ये, कैट 18 का। मतलब इस ईयर से जस्ट पहले वाला कैट। आप लोग कैट 20 या 21 जिसके भी एस्पायरेंट हैं उसके अकॉर्डिंग देंगे। तो आप देखिए कैट में अलजेब्रा का क्वेश्चन, जैसे एक साइकोलॉजिकल मिथ होता है कि मेरे को अलजेब्रा नहीं करना, तो बहुत सारे लोग जो मैथ से डर रहे होते हैं, स्पेशली नॉन इंजीनियर्स और नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट, वो एपी का नाम देख के छोड़ देते हैं। अब इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। गॉट माई पॉइंट। और आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये एक्चुअल क्वेश्चन है कैट 2018 का। चलिए नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं हम लोग। ज्योमेट्री, बहुत डराने वाला सब्जेक्ट, बहुत लोग डर रहे होते हैं। उसका एक एक्चुअल कैट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ट्राई करिए सब लोग जल्दी से। The midpoints of 4 sides of a regular hexagon are joined to form a rectangle. Find the ratio of the areas of the rectangle and the hexagon। ट्राई करो। हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं। रेगुलर हेक्सागन, ऑल दी 6 साइड्स विल बी इक्वल। हेक्सागन का हर एक एंगल 120 डिग्री होता है।
और उसके 4 साइड्स के मिड पॉइंट आपको लेने हैं जिससे कि रेक्टेंगल फॉर्म हो। तो कौन से 4 साइड लोगे ये भी ध्यान से देखना पड़ेगा। ऐसे कोई भी रैंडमली 4 ले लोगे तो, अब जैसे कोई भी रैंडमली हम 4 ले लें तो उससे रेक्टेंगल बन जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो कुछ सोच समझ करके हमें पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। रेक्टेंगल अगर बनाना है तो ट्राई करिए सब लोग, कम अप विद द आंसर। सौरभ जी आपने बताया है, अपना आंसर दिया है, बट वो आई थिंक करेक्ट नहीं है। अगर इस क्वेश्चन के लिए दिया है तो करेक्ट नहीं है। सौरभ श्रीवास्तव आपने जो आंसर दिया है आई थिंक वो करेक्ट नहीं है। मैं जो विजुलाइज कर पा रहा हूँ इसका आंसर, उसके हिसाब से वो करेक्ट मुझे नहीं लग रहा। देखो ज्योमेट्री आते ही सब लोग शांत हो गए, अभी किसी ने आंसर नहीं दिया। चलिए आई एम वेटिंग, वेटिंग फॉर द आंसर्स। चलो वन मोर आंसर आई हैव गॉट। अभिनव सिंह जी आपका आंसर सही नहीं है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इफ दिस आंसर इज नॉट करेक्ट, अभिनव जी इसको सही करिए, थोड़ी मेहनत करिए, सही हो जाएगा। योर आंसर इज नॉट करेक्ट। चलिए देखते हैं इसको। तो पहले तो रेक्टेंगल कैसे बनेगा? रेक्टेंगल अगर आप मिड पॉइंट लोगे, कोई एक सिस्टमेटिक तरीके से मिड पॉइंट लोगे तभी तो बनेगा। व्हाट माई पॉइंट? ऐसे या इसका उल्टा भी बना सकते हो आप, और भी एक तरीका हो सकता है। बट इसी गैप में, मतलब ये दो साइड आपको छोड़ने भी पड़ेंगे, 4 ही का चूज करना है। तो ये साइड हमने नहीं सेलेक्ट किया, नहीं सेलेक्ट किया। अब एक रेक्टेंगल बन गया, मिड पॉइंट्स को मिला करके रेक्टेंगल बनाया है। इसका एरिया पता लगाना है। आप बहुत क्लियरली इसको विजुलाइज कर सकते हो। हेक्सागन रेगुलर है, हर तरफ से एकदम सिमेट्रिकल डायग्राम बना हुआ है, एकदम सिमेट्रिकल डायग्राम बना हुआ है। आप अगर देखो इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं। समझिएगा मेरी बात को जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। हमने एक डायग्राम बना दिया, अब इस डायग्राम के बेसिस पे आप लोग आंसर करिए। कुछ कुछ आइडिया आपको लग गया होगा। बताइए क्या होगा आंसर। आई थिंक अब कुछ आइडिया लग गया होगा मेरे इस डायग्राम के बनते ही। यू मस्ट हैव गॉट सम आइडिया। देखो आंसर आ रहे हैं सभी के। कुछ आइडिया लगा इस डायग्राम से? क्या माइंड में आ रहा है आपके, बताइए। जो डॉटेड लाइन के अंदर का एरिया है और जो डॉटेड लाइन के बाहर का एरिया है, दोनों बराबर नहीं दिख रहा? दोनों एग्जैक्टली बराबर दिख रहा है। तो क्या होगा रेक्टेंगल का एरिया? 1/2 होगा। हेक्सागन के ऊपर इस तरह के सवाल कैट में कम से कम 15 बार आ चुके हैं। इस तरह के सवाल हेक्सागन में 15 बार आ चुके हैं। 15 बार, कम से कम 15 बार। मतलब यही नहीं,
कभी ऐसे आ जाता है, और क्या क्या आज जो क्या बताता हूँ, कभी ऐसे आ जाता है कि भाई हमने अल्टरनेटिव जो पॉइंट्स हैं इनको मिला दिया, बताओ क्या एरिया होगा। अब जब हेक्सागन एक फेवरेट टॉपिक है, मतलब हमें जो कैट की मैथ्स पढ़नी है ना, उसमें भी हमें अप्रोच पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें ज्यादा आती हैं, बार बार आती है। हम ज्योमेट्री के चैंपियन नहीं बनेंगे, हमें कैट क्रैक करना है तो हम उन चीजों को पढ़ेंगे जो कैट में आने वाली हैं, ताकि हम जल्दी कर पाए। अब इस क्वेश्चन को आप निकालने बैठोगे, पता चला आप सारे साइड ही निकाल डाले बैठ करके, तो साइड निकालने की जरूरत नहीं है। देखो एकदम सिमेट्रिकल सा एक डायग्राम बना देते, आपको आइडिया लग जाता क्या एरिया होगा। ये एक्स दिखेगा, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, सब बराबर दिखेगा, क्या होगा एरिया, आधा होगा। आया इस तरह का क्वेश्चन प्रायर में, आ चुका है, ठीक है। तो मैं आपको वही विजुलाइज करना चाह रहा था कि ये सब आते रहते हैं, मतलब घूम फिर करके एक जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन। लोग बोलते हैं कैट प्रिडिक्टेबल नहीं है। अगर कैट प्रिडिक्टेबल नहीं है तो हम सारे जैसे जो टीचर लोग हैं, मेंटोर लोग हैं, इनका स्कोर हर साल बराबर क्यों आता है, मेरा स्कोर क्यों नहीं चेंज होता हर साल अगर कैट चेंज हो रहा है तो। इसका मतलब कैट प्रिडिक्टेबल है। एज ए फैकल्टी अगर मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं तो आप भी एज ए स्टूडेंट प्रिडिक्ट कर सकते हो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो तो इट इज क्वाइट प्रिडिक्टेबल। तो देखो विजुलाइज करके आप केवल आंसर कर सकते थे। तो कैट में बहुत सारी चीजें आपके काम आने वाली, नॉट ओनली कि आपको ज्योमेट्री का नॉलेज कितना है, ये भी काम आ रहा है, ठीक है। चलिए ये भी एक प्रायर कैट क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ ले भाई, सबको समझ में आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैट में आया है ये भी कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राई करिए सब लोग। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन में साइड्स होते हैं 8, रेगुलर ऑक्टागन है तो ऑल द 8 साइड्स विल बी ऑफ इक्वल लेंथ। ऑक्टागन के सारे एंगल्स भी बराबर होंगे, रेगुलर पॉलीगन है तो ऑक्टागन का हर एक एंगल कितना होता है, 135 डिग्री। एंगल का कोई रोल नहीं हालांकि इस क्वेश्चन में, ठीक है। ट्राई करिए भाई सब लोग, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। लोग ज्योमेट्री में ऑक्टागन हेक्सागन देख के छोड़ते रहते हैं कि भाई ये तो टफ होगा, मैं तो खाली रेक्टेंगल स्क्वायर पढ़ा हूँ। बट क्वेश्चंस आर सिंपल, इवन इफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ऑक्टागन, आपसे यहाँ पे उस ऑक्टागन का एरिया वेरिया कुछ नहीं पूछा गया है, कोई ऑक्टागन को रोटेट वोटेट नहीं कराया गया है। और भी टफ क्वेश्चंस बन सकते थे जो नहीं बनाए गए हैं। कैट आपको केवल और केवल एक्सट्रीम बेसिक कॉन्सेप्ट पे टेस्ट करेगा, पाइथागोरस थ्योरम आती है या नहीं, ये सब चीजें टेस्ट होती हैं कैट में, जो सबको आ रही होती हैं। तो अच्छे अप्रोच के साथ बस पढ़ने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए सब लोग, 1 मिनट मैं देता हूँ फिर मैं डिस्कस करूंगा। और जैसा कि मैंने बोला कि सेशन मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, आई वुड हार्डली टेक 75 टू 80 मिनट्स, 90 मिनट्स मैक्सिमम मैंने बोला था। तो 90 मिनट्स में मेरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई एक्सपेक्ट कि दोज हु हैव ज्वाइन विल बी देयर टिल द एंड, तभी फायदा है, ठीक है। 10 मिनट के लिए ज्वाइन करने से, आधे घंटे के लिए ज्वाइन करने से बेनिफिट नहीं है। ज्वाइन कर रहे हो तो पूरा सेशन करो, उसके बाद जाओ, बिकॉज सेशन के एंड में आई विल शेयर अ फ्यू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीरियस कैट एस्पायरेंट्स। आप अगर सीरियस हैं तो नहीं जाइएगा, नॉन सीरियस है जा सकते हैं, ठीक है। तो एनी सीरियस कैट एस्पायरेंट शुडंट मूव। अभिनव नवीन नीलम, एकदम सही जवाब दिया है आप लोगों ने, एकदम सही जवाब दिया है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऑक्टागन तो मैंने पढ़ा नहीं है, ऑक्टागन का रोल है क्या इसमें। यहाँ पे देखो ऑक्टागन है, अब सबसे बड़ा डायगोनल कौन सा होगा, जो सबसे ज्यादा लंबाई हो जिसकी। अब इसको आप इससे मिलाओगे तो सबसे बड़ा नहीं मिलेगा, सबसे छोटा मिलेगा। इसको आप जस्ट अगले वाले साइड से मिला दें इससे तो डायगोनली नहीं मिलेगा।
तो भाई ये आपको मिलेगा जो छोटा होगा, यहाँ से इसको मिलाओगे और बड़ा, मतलब कई सारे डायगोनल खींच सकते हो ना, जैसे मान लो ये एक डायगोनल खींचा, ये क्या होगा उससे बड़ा होगा, ये क्या होगा और बड़ा होगा, अब ये क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, इसके उसके बराबर होंगे, मतलब अगर ये x है तो ये x होगा, ये y है तो ये y होगा, और ये z, ये क्या आ गया, सबसे बड़ा डायगोनल आ गया। अब सबसे बड़े वाले और सबसे छोटे वाले का रेशियो पूछा था, कैसे विजुलाइज करेंगे समझिए, मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। ये पूछा गया था लॉन्गेस्ट डायगोनल शॉर्टेस्ट डायगोनल का रेशियो पूछा गया था, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का रेशियो पूछा गया था। देखो हमने क्या बना दिया, क्या बना दिया, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, कैन वी से कि दिस वुड बी अ स्क्वायर, और ये जो ब्राउन कलर से दिख रहा है ये क्या हो गया, इस स्क्वायर का डायगोनल हो गया। किसी भी स्क्वायर की अब अगर हम बात करें, हमें अब ऑक्टागन से मतलब ही नहीं है, किसी भी अगर आप स्क्वायर की बात करोगे तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, a√2। डायरेक्ट भी जान सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हो, भाई पाइथागोरस थ्योरम तो सबको याद होती है, ये a है, ये a है, तो ये क्या होगा, √a² + a²। तो अगर ये a है और ये a है तो ये क्या हो जाएगा, a√2। अब रेशियो पूछा गया था तो लॉन्गेस्ट वाला आपका आ रहा है a√2 और शॉर्टेस्ट वाला आ रहा है a, तो रेशियो क्या आएगा, √2:1 आएगा। अब उल्टा पूछा गया शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट पूछा गया तो 1:√2 आंसर होगा। लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट आप निकाल रहे होते तो √2:1 आंसर होता। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, समझ में आई ये बात। ऑक्टागन के किसी भी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी क्या इसमें, नहीं पड़ी। नॉर्मल सा एक स्क्वायर बनाया, उस स्क्वायर का डायगोनल जो बन रहा है वो लॉन्गेस्ट डायगोनल है ऑक्टागन का, और उस स्क्वायर का जो साइड बन रहा है दैट इज द शॉर्टेस्ट। तो विजुलाइज करने की जरूरत है, ज्योमेट्री में एवरी ईयर आई सी 2-3 क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप, जिसमें कोई ज्योमेट्री है ही नहीं, कोई बंदा कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकता है। सो यू नीड टू नो द नेम ऑफ दिस सेशन इज 15 मैजिक ट्रिक्स। तो मैं सिंपली कह रहा हूं मैजिक आप में है, आपका सोचने का जो तरीका है, आपका जो अप्रोच है, वही मैजिक क्रिएट करता है। आपकी मैथमेटिक्स का नॉलेज केवल मैजिक क्रिएट करेगी, ये नहीं है। तो आप पूरे 6 महीने 7 महीने अगर कैट 20 के लिए तैयारी कर रहे हैं, कैट 21 के लिए कर रहे हैं, मोर देन अ ईयर्स टाइम, आपका अप्रोच क्या रहने वाला है, आपको जो मेंटोर्स ट्रेन कर रहे हैं वो ये बातें सिखा रहे हैं या नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ योर अप्रोच इज गुड तो आप कैट को जरूर क्रैक कर लोगे। व्हाट माय पॉइंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी को डाउट है तो पूछे, और समझ में आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड, समझ में आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके ग्रेट ग्रेट। चलिए मैं मूव कर रहा हूं अगले पे। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया है मैंने फिर से आपको, ट्राई करिए सब लोग। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करिए। इसके बाद बहुत अच्छी सी 4 पजल्स भी हैं जो आपको मैं कराऊंगा, बहुत प्यारी प्यारी पजल्स हैं। करिए जल्दी, थोड़ा तेजी से करिए, ट्राई करिए ऑल ऑफ यू। तो बीच में भाई मुझे बताते रहिए, सेशन बोरिंग तो नहीं लग रहा ना आपको, मजा आना चाहिए आप लोग को सेशन में, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे तभी तो आप रुकेंगे। तो अगले 15-20 मिनट जो मैं आपको रोक रहा हूँ, इफ यू आर एंजॉइंग द सेशन ओनली देन यू कैन स्टे। सो आई होप आपको सेशन करने में अच्छा लग रहा है।
मैथ्स पढ़ते समय अगर आप मैथ्स को एंजॉय नहीं करेंगे तो कभी मैथ्स इंप्रूव नहीं होगी और कभी मजा नहीं आएगा। तो मैथ्स को एंजॉय करना बहुत जरूरी होता है। अब ये एक टीटा क्वेश्चन है। टीटा क्वेश्चन क्या होता है? टाइप इन दी आंसर। तो कैट के एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको आंसर ऑप्शंस नहीं दिए जाते, तो आपको आंसर ऑप्शन वहां पे कीबोर्ड पे टाइप करना पड़ता है। एक वर्चुअल कीबोर्ड बन के आता है ऐसे क्वेश्चंस में, तो आप माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं अपना आंसर। तो ये भी एक उसी तरह का क्वेश्चन है। नीलेश जी, आपने कुछ गड़बड़ करी है, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक लगता है मुझे आपने करी है। नवीन, आपने एकदम सही आंसर दिया है। वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी नवीन, आप काफी सही जवाब दे रहे हैं, काफी अच्छा आंसर है आपका। कई क्वेश्चंस के आंसर आपने करेक्ट दिए हैं, ये भी आपने करेक्ट दिया है नवीन। चलिए, दिया हुआ है पॉइंट पी लाई करता है ए और बी के बीच में, such that length of BP is thrice that of AP। मतलब P एक ऐसा पॉइंट है जो AB को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये इसका मतलब हो कि लेंथ जो है AP की, जो लेंथ है, देखो दिया है ना लेंथ ऑफ BP, तो BP की जो लेंथ है, ये BP की लेंथ, ये AP की 3 गुनी है, तो 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट P। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब लिखा है कार 1 स्टार्ट फ्रॉम A एंड मूव्स टुवर्ड्स B, बी की तरफ जाती है। साइमल्टेनियसली कार टू, मतलब कार टू भी सेम टाइम पे स्टार्ट करती है, बी से मूव करती है ए की तरफ। तो दो कार है, एक दूसरे की तरफ इनको मूव करना है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, दो कार है जो एक दूसरे की तरफ मूव करती है। अब आगे देखो क्या लिखा है, कार टू रीचेज पी 1 आवर आफ्टर कार वन रीचेज पी। तो अभी जैसे कार वन पहुंच गई है पी पे, यहाँ पे डायग्राम में सबको दिख रहा होगा पहुंच गई है, और ये वाली कार जो है इसको पहुंचने में अभी 1 घंटे का समय और लगेगा। मतलब इसके 1 घंटे के बाद पहुंचती है। देखो लिखा है आफ्टर कार वन रीचेस, और स्पीड जो दी गई है कार टू की वो हाफ है। तो अगर स्पीड हाफ है, स्पीड हाफ है, तो हम क्या कह सकते हैं? अगर हमने बोला कि भाई ये चलो ये डिस्टेंस वन थी, यही मान लेते हैं कि ये वन है, तो ये जो कार ए है इसने जब ये डिस्टेंस वन कवर करी होगी, तो उतनी देर में कार बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 0.5। मतलब अगर कार, जो पहली कार है कार वन, इसने वन डिस्टेंस कवर करी, तो जो कार टू है ये ए से चली और ये बी से चली, कार टू कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 0.5 कवर करेगा। अगर 0.5 करेगा तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये कितनी होगी? 2.5 हो जाएगी। और इस 2.5 डिस्टेंस को कवर करने में उसको 1 घंटे लग रहे हैं, ये बात दी गई है। तो आपको बताया गया है कि जो कार बी है वो 2.5 डिस्टेंस को कवर करती है 60 मिनट में। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कार वन को पी पे पहुंचने में कितना समय लगा था, कार वन को पी पे पहुंचने में कितना समय लगा। तो कार भी 2.5 डिस्टेंस कवर करती है 60 मिनट में, 60 मिनट में। अब अगर आप यही डिस्टेंस कार ए को कवर कराएं 2.5 डिस्टेंस, तो कार ए की स्पीड डबल है दिया हुआ है, आधा टाइम लगेगा, लगेगा या नहीं? और आपको तो 2.5 भी नहीं, आपको क्या कवर कराना है? आपको कार ए को केवल वन डिस्टेंस कवर कराना है। अगर वन कवर कराना है तो 30/2.5 कर दो, या 60/5 कर दो, क्या मिलेगी वैल्यू? 12 मिनट, 12 मिनट। ठीक है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, समझिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जब कार वन पहुंचती है पी पे, तो कार जो या बी से चलने वाली कार टू है, इसको 1 घंटा और लगता है यहाँ पहुंचने में। तो अगर ये डिस्टेंस वन है, तो कार वन ने अगर वन डिस्टेंस ट्रेवल करी है, कार वन ने अगर वन डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो कार टू जो है वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी? 0.5। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी स्पीड आधी है, दिया हुआ है स्पीड ऑफ कार टू इज हाफ दैट ऑफ कार वन। अब लिखा है अब जो बची हुई डिस्टेंस 2.5 है, अगर हम कार टू की बात करें तो ये 2.5 डिस्टेंस को कवर करता है कितने टाइम में? 60 मिनट। तो अगर कार वन की बात करें तो कार वन
2.5 डिस्टेंस को कवर करने में 60 का भी आधा टाइम लेता, क्योंकि कार 1 की स्पीड क्या है, डबल है। अब आपको कार 1 के बारे में पता चल गया कि अगर कार 1 की बात करें तो ये 2.5 चलेगा कितने मिनट में, 60/2 30 मिनट में। तो कार 1 जो है ये 1 डिस्टेंस कितने में चलेगा, 30/2.5 में, विच इज 12। ठीक है, 12 मिनट। तो 12 मिनट विल बी द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड्स। समझ में आ गया, प्लीज रेज योर हैंड्स। डाउट है तो प्लीज पूछिए। वैशाली आपने 12 मिनट आंसर दिया बाद में, एकदम सही है। नीलम जी आपका आंसर यहाँ पे गलत हो गया था। नवीन मिश्रा आपने सही दिया था। नीलेश आपने 120 लिखा, तो मुझे लगा टाइपिंग एरर तो नहीं है नीलेश आपकी तरफ से, बिकॉज 12 मिनट इज द आंसर। आंसर विल बी 12 मिनट्स। हाँ, आपसे टाइपो टाइपो हो गया है। ठीक है वैशाली, आपका आंसर सही है। नीलम इस बार आप कुछ गड़बड़ कर दी, पहले आप सही आंसर दे रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब बहुत कम क्वेश्चंस बचे हैं। चलो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया, कैट का क्वेश्चन है ये। वैल्यूज मैंने चेंज करी है जरूर। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैट का है। इस तरह का क्वेश्चन कैट में अगेन 10 से 15 बार आ चुका है, मिनिमम 10 to 15 टाइम्स आ चुका है। इस तरह का क्वेश्चन, मिलता जुलता क्वेश्चन 10 से 15 बार आ चुका है। चलिए, वेटिंग फॉर द आंसर्स, बी क्विक। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, बी वेरी क्विक। नीलम मौर्य, एकदम सही आंसर दिया आपने। वेरी गुड नीलम, परफेक्टली करेक्ट, नो इश्यूज। चलो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आए कैट में, जब भी आए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मतलब मैं खुद 13 टाइम्स कैट दे चुका हूँ। उसके पहले के आज तक के जितने कैट के पेपर्स हैं, हर तरह के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर चुका हूँ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। इस तरह का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आया है, वो हमेशा बगैर पेन को यूज किए अप्रोक्सीमेशन टेक्निक से सॉल्व किया जा सकता है, जब भी आया है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन जब डॉट डॉट लगा हो, एक ही जैसी चीज बार बार रिपीट हो रही हो, इसको सॉल्व करने का तरीका भी है, अलजबरा से भी कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब कैट ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इसमें अलजबरा लगाएं। वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज चेक करने के लिए क्वेश्चन नहीं दिया है। नीलेश जी आप गलत हो गए हैं इस बार। तो देखो, देखते ही एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये वैल्यू क्या है, 8 है। 8 में आप कुछ प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, हटा दो इसको। अब जो ऐड कर रहे हो, ये वैल्यू, ये वैल्यू 8/8 प्लस समथिंग है। कैसा फ्रैक्शन हुआ ये, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ते हो, तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, अगर ए की वैल्यू लेस देन बी है, और इम्प्रॉपर किसको बोलते हैं, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है।
मतलब जिसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो कैन वी से कि दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी लेस देन 1, लेस देन 1 होगा। अब अगर आप 8 में 1 से कम जोड़ेंगे, 1 से कम ऐड करेंगे, तो जो भी आपका आंसर होगा वो 9 से कम होगा और 8 से ज्यादा होगा। तो कैन आई से कि दिस इज रॉन्ग, 9 है। अब ये वैल्यू पे आते हैं 8। रूट 8 क्या होता है? रूट 8 क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, बट 2 से ज्यादा होगा, 3 से कम होगा। तो हम कह सकते हैं ये भी आंसर गलत है, क्योंकि ये तो 10 से ज्यादा आ रहा है। दिस ऑप्शन इज बिटवीन 10 to 11, दिस इज रॉन्ग। So this is the only option left, this will be correct। और आप चेक भी कर लो, ये 4 है। रूट 17 कितना होगा? 4 से थोड़ा सा ज्यादा, 4 और 4 8, 8 पॉइंट समथिंग। यानी कि दिस इज द ओनली ऑप्शन विच इज लाइंग बिटवीन 8 एंड 9। ये अकेला ऑप्शन है जो 8 और 9 के बीच में आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी कैट में आया है हमेशा अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व हुआ है। मैं आपको इस तरह के 10 क्वेश्चन दिखा सकता हूँ कैट में आए हुए। कैट जेट किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं, और कैट में भी बहुत बार रिपीट होकर के आया है, बहुत बार रिपीट होकर के आया है। वाई नॉट सी, दीपक जी आपने पूछा है। दीपक जी देखिए, आपको समझ में आया क्या? जो थर्ड ऑप्शन है दीपक जी, उसकी वैल्यू देखिए, 8 के बाद रूट 8 है। 8 प्लस रूट 8 विल बी मोर देन 10 एंड लेस देन 11। अंडर रूट ऑफ 8, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 8 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 2 और 3 के बीच में आएगा कुछ। दीपक जी अगर समझ में आ रही है मेरी बात तो प्लीज लिख दीजिए चैट बॉक्स में। ओके ओके, और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछे। भाई ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ये ऑप्शन 9 से कम आना चाहिए। ये ऑप्शन मोर देन 10 है, एंड दिस इज द ओनली ऑप्शन व्हिच इज ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 9। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे जाओ इस क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ही अप्रोच लगाना चाहिए। अगर आपको आता भी है दूसरा तरीका, मत लगाओ, इससे बहुत जल्दी सॉल्व कर ले जाओगे। मतलब 10 सेकंड 12 सेकंड का भी सवाल नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो। मैथमेटिकल रीजनिंग पे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, पास फेल वाला एक ना एक सवाल आपको हर साल मिल जाएगा। वैसे ही है ये। एक एग्जाम में 2 आउट ऑफ 5 स्टूडेंट हु अपीयर्ड फेल, तो हर 5 में से 2 बच्चा फेल हो गया है। If 40 of those students who passed had not appeared, अब देखो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जो लोग पास हुए हैं, अगर उसमें से 40 लोग अपीयर नहीं हुए होते तो 5, हर 9 में से 5 बच्चा पास हो गया होता। 5 आउट ऑफ 9 स्टूडेंट would have been passed. How many students appeared for the exam? चलो ट्राई करो इसको जल्दी, ट्राई करके कम अप विद एन आंसर। आई होप वी आर नॉट रनिंग आउट ऑफ टाइम। समय है हमारे पास 3:15 पे हमने शुरू किया था सेशन, तो 3:15 से करीब करीब मैंने बोला था 90 मिनट्स के आसपास लगेंगे, तो वी हैव टाइम टिल 4:45। ठीक है, मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, मोबाइल नंबर। अभी सेशन चलेगा 15 मिनट, तो आज के सेशन में जो भी सेशन को अटेंड कर रहा है, एंड ऑल दोज, देखो इसमें मुझे दिख रहा है आप सभी लोग नॉन आईएमएस स्टूडेंट ही हो जो आईएमएस में नहीं पढ़ रहे हैं। अगर कोई इसमें आईएमएस में पढ़ने वाला स्टूडेंट भी गलती से ज्वाइन कर लिया है, कोई बात नहीं। अगर नॉन आईएमएस जो लोग अभी आईएमएस में एनरोल नहीं हुए हैं, इनमें से कोई भी इस सेशन को कर रहा है, इस तरह के जितने भी लोग कर रहे हैं सेशन को, वो सभी लोग मेरे पर्सनल नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर दीजिएगा, सो दैट आई विल सेव योर नंबर एंड आई विल कीप ऑन शेयरिंग दी रिसोर्सेज फॉर कैट। कैट के लिए जो बेहतर रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी एडिशनल चीजें हैं, बहुत सारे एडिशनल मटेरियल हैं, उनको मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। मैंने एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया हुआ है, बहुत अच्छा था। तो जितने भी लोग आज का सेशन अटेंड कर रहे हैं वो आईएमएस में एनरोल्ड अभी नहीं है, जो एनरोल्ड है उसके पास मेरा नंबर वैसे भी रहता है। जो एनरोल्ड नहीं है वो मुझे एक मैसेज आज के सेशन कंप्लीट होने के बाद जरूर कर देगा, जिसमें अपना नाम जरूर लिख देगा।
नाम लिख दीजिएगा, बाकी आप व्हाट्सएप करोगे तो ऑलरेडी आपका नंबर मेरे पास आ जाएगा। आई विल शेयर फ्यू रिसोर्सेज, फ्यू वेरी गुड रिसोर्सेज विद ऑल ऑफ यू। मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ फॉर ऑल ऑफ यू, 8423918237। दिस इज माई नंबर 8423918237। चैट बॉक्स में सब लोग सेव कर लीजिएगा। माई नेम इज अनुभव and the chief mentor of IMS Lucknow Center. I look after the quantitative ability and data interpretation logical reasoning section. चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए जल्दी से। देखो ये कैट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे याद है ये अभी रिसेंट के ही किसी ईयर में था, मैं अपीयर हुआ था उस कैट में, उसमें था। और इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करने वाले लोग फंस गए थे, जैसे अभी आप लोग भी ट्राई कर रहे होगे इक्वेशन वाला मेथड। चलो जल्दी से बताओ क्या आ रहा है आंसर। अब देखो एक लाइन लिखी है 2 आउट ऑफ 5। 2 आउट ऑफ 5 बताता है कि जो लोग एग्जाम में अपीयर हुए हैं उनका अकाउंट 5 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि हर 5 में से 2 बच्चा, हर 5 में से 2 बच्चा फेल हो गया है। तो 5 में से 2, 10 में से 4, मतलब जो नंबर है वो डिविजिबल तो 5 से होना चाहिए ना। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ 8 बच्चे थे। अगर 8 बच्चे थे तो 8 का 2/5 करोगे, डेसिमल में वैल्यू आएगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एनी केस डेसिमल में नहीं हो सकते ना। बट अब क्या प्रॉब्लम है कि भाई सारे ही ऑप्शन 5 से डिविजिबल है। देखो 200 भी डिविजिबल है, 360 भी डिविजिबल है, 400 भी डिविजिबल है, 500 भी डिविजिबल है। आगे एक लाइन लिखी है 5 आउट ऑफ 9। अब ये 5 आउट ऑफ 9 के लिए कंडीशन दी गई है कि अगर ये 40 लोग नहीं अपीयर होते जो पास हुए एग्जाम में, ऑब्वियसली पास कौन हुआ होगा, पास या फेल वही हो सकता है जो एग्जाम में अपीयर होता है। एग्जाम में अपीयर होकर के पास होने वाले में से अगर आप 40 लोगों को हटा दो, 40 लोगों को कम कर दो, 40 लोगों को कम कर दो, मान लेते हैं जो नंबर है ये हमारा x है, जो हमारा आंसर है। तो अगर आप 40 को हटा दोगे तो कितने लोग बचेंगे, x माइनस 40। अब x माइनस 40 के बारे में बोला गया है 5 आउट ऑफ 9, 5 आउट ऑफ 9। तो ये जो x माइनस 40 है ये क्या होना चाहिए, दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। ऑप्शन चेकिंग कर सकते थे। 200 में से 40 लेस करेंगे 160, 9 से डिविजिबल नहीं मिलेगा। 360 में से 40 लेस करोगे 320, ये 9 से डिवाइड नहीं होता है। 400 में से 40 लेस करोगे 360, 9 से डिविजिबल नंबर है। और 500 में से 40 लेस करोगे तो 460 मिलेगा, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। देयर इज ओनली वन सच ऑप्शन। तो अगर 400 स्टूडेंट थे, आप क्रॉस चेक भी कर लो, 400 थे, 400 का 2/5 क्या होगा, 400 का 2/5 क्या होगा, 160 और 240, यही वैल्यूज आएंगी। 2/5, 3/5, 160 फेल हो गए, 240 पास हो गए। अब अगर 240 में से आप 40 कम कर देते तो 200 और 160 का आता, 360 लोग हो जाते। और इस 360 में 5 आउट ऑफ 9 पास दिख रहा है, तो 360 का देखो 5/9 करोगे 200 वैल्यू आएगी, सब मैच भी हो रहा है, एवरीथिंग इज मैच। तो ये देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन था अगर आप ध्यान से करते। 2/5 लिखा हुआ है, पता चल गया नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और बताया गया कि भाई वो जो नंबर है उसमें से 40 कम करने पे जो नंबर मिलता है उसका कुछ 5/9 निकालना है, तो नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देयर इज ओनली वन सच ऑप्शन। अब इसमें जिसने भी इक्वेशन बनाई वो फंसेगा। देखो अभी किसी ने आंसर इसका नहीं किया, हाँ कुछ लोगों ने किया है शायद, देखता हूँ किसी ने सही जवाब दिया था या नहीं दिया था। बट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। 400 स्टूडेंट, नीलम जी एकदम सही आपने बोला। सौरभ आप कुछ आंसर गलत दे दियो। सौरभ आई थिंक आपने सही किया बट आंसर गलत दिया, आपने 360 बोल दिया है। 360 40 कम होने के बाद आएगा, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इसमें सोचा जा रहा है कि अगर 40 लोग, इफ 40 of those students who have passed had not appeared, then 5 out of 9 हो जाता। Got this point? I hope this is clear to everyone now. सबको समझ में आ गई ये बात? I hope this is clear to everyone. चलिए ग्रेट सौरभ। चलिए समझ में आ गया है, मैं अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ वेरी क्विकली। आई विल फिनिश ऑन टाइम, डोंट वरी, मैं एकदम टाइम पे कंप्लीट करूंगा। ये क्वेश्चन है,
ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट जिसको पता है वो बहुत जल्दी कर लेगा, नहीं पता है वो और जल्दी करेगा। जिसको पता है वो तो जल्दी करेगा ही, जिसको नहीं पता है वो और जल्दी करेगा। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर राइट एंगल है, साइड्स की लेंथ दी गई है, ए बी है 3, बी सी है 4। इसके बारे में क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर बताओ जल्दी से। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देखो सिंपल सी चीज सोचो, ये जो लाइन है बीडी, बीडी ये लेस देन बी ए होगी। बीडी जो लाइन है वो लेस देन बीसी होगी, दोनों से छोटी होगी। भाई एक पॉइंट से कोई भी तिरछी लाइन खींचोगे तो ये परपेंडिकुलर वाली लाइन से तो बड़ी ही मिलेगी ना, खुद ही सोचो। ये जितनी भी लाइन हम खींचते हैं सब बड़ी होंगी। अब एक लाइन 3 है तो आपका आंसर 3 से कम होना चाहिए, 3 से कम एक ही ऑप्शन है, क्या होगा आंसर? 2.4। 2.4 इज द आंसर। इसको करने का तरीका और भी है। अब आप एक तरीका क्या होता है कि भाई ये 3 है, ये 4 है, ये 5 होगा, निकालते हैं इसको। 9 + 16 करते 25। अब इस ट्रायंगल का एरिया वेरिया कंपेयर करते कि भाई इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 3 × 4, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 BD × 5। तो यहाँ से भी हम BD की वैल्यू निकाल सकते थे, 1/2 1/2 कैंसिल, तो आपको 12/5 वैल्यू मिलती, 2.4 मिल जाता। बट इसको करने की जरूरत नहीं है। देखो ये सारे ऑप्शन ना 3 से बड़े दिए हुए हैं आपको, एक ही ऑप्शन है जो 3 से छोटा है। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि दिस वुड बी 3, दिस वुड बी 2.4, एंड दीज आर दी स्मार्ट कट्स। मैथ्स में कोई मैजिक ट्रिक नहीं होती है। सेशन का नाम मैजिक ट्रिक रखा था मैंने, देखो कोई मैजिक नहीं किया। मैंने बताया मैजिक आपके अंदर है, आप क्वेश्चंस को किस तरह से सोचते हैं, आपकी ट्यूनिंग जो माइंड की है। अगर वो टीचर ने पढ़ा करके उसको मैथमेटिकल कर दिया है तो आप कैट में सक्सीड नहीं कर पाओगे। मोस्ट ऑफ दी ट्रेनर्स के साथ आपके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि आप देखते हैं कुछ भी जो बचपन से मैथ्स पढ़ रहे होते हैं वो पूरा मैथमेटिक्स की ट्यूनिंग कर देता है, आपको प्रैक्टिकली सोचना नहीं सिखाता है। आपको प्रैक्टिकली सोचना है। अगर आप प्रैक्टिकली सोचना सीख जाओगे तो आप कैट में सक्सीड कर जाओगे। आप देखो कैट में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास इस साल एक स्टूडेंट है मधुरेश शर्मा, लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहा है। जब वो हमारे पास आया था एक साल पहले तैयारी करने के लिए, कैट 19 उसने दिया है ऑइवर, तो वो सबसे ज्यादा मैथ से डरा हुआ था। उसने काउंसलिंग के टाइम मुझे यही बोला कि सर मैंने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है, मेरा क्या होगा। अभी फाइनली वो IIM कलकत्ता में सिलेक्ट हुआ है। IIM कलकत्ता मैथ्स पे बहुत फोकस करता है। उसका कैट में जो स्कोर है वो 99+ है मधुरेश शर्मा का, अलोंग विद दैट मैथ्स का स्कोर भी 99+ है। तो एक बच्चा जो नॉन मैथ्स है ना वो भी 99+ ला सकता है। क्यों ला सकता है? अप्रोच अच्छा होना चाहिए। खाली मैथ अच्छे होने से कुछ नहीं होगा, मैथ खराब है चलेगा, आपका अप्रोच सही होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ गया है। मूव करते हैं अगले पे। चलो इसको ट्राई करो, बहुत अच्छा है। इस तरह का क्वेश्चन भी आ चुका है कैट में, 2 बार आ चुका है, 2 टाइम्स। रिसेंट में एक बार और कई साल पहले एक बार आया था। ये मैं कैट की बात कर रहा हूँ, अदर एग्जाम्स में भी आया है। A snail is at the bottom of a 30-foot well. एक कुएं में गिर गया है। Every hour the snail is able to climb up 3 feet. Then it has to stop for an hour to rest, during which it slides back down 2 feet. How many hours will it take for the snail to get out of the well? सुना सुनाया क्वेश्चन होगा, ये मिलता जुलता होगा, कई तरह के एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। इसमें बहुत समय नहीं लगना चाहिए। नवीन जी एकदम सही जवाब आपने दिया है। नवीन मिश्रा यू आर करेक्ट। अभिनव जी आपका आंसर गलत हो गया है, सिली मिस्टेक करी है आपने। नीलेश आपका आंसर भी गलत हो गया है इस बार। नीलम मौर्य आपका आंसर गलत हो गया है। दीपक कुमार आपका भी आंसर गलत हो गया है। शादान आमिर जी आपका आंसर गलत हो गया है। थोड़ा ध्यान से सोचिए, थोड़ा ध्यान से सोचिए, हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से सोचिए, यू विल डू इट।
नहीं नीलेश जी, आपका आंसर गलत है, गलत है, गलत है, अभी भी गलत है। दीपक आपका आंसर गलत हो गया है। नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ज्यादातर लोग इसका गलत आंसर दे रहे हैं। चलिए नवीन, देखिए दो ट्रायल के बाद आपने सही आंसर दे दिया है। नहीं नवीन, आपने शायद पहले ही दे दिया था, नीलेश जी ने दो ट्रायल किए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नवीन आपका सही है अभी आंसर। नवीन आपने पहले भी सही दिया था, आप तो दे ही चुके हो आंसर। ठीक है, चलिए इस पे आते हैं। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको समझो। एवरी 2 hours द स्नेल इफेक्टिवली क्लाइंब्स 1 फुट। कैसे, ये बात समझ में आई? पता है, जैसे फर्स्ट आवर में +3 है, सेकेंड आवर में -2 है, थर्ड में +3 होगा, फोर्थ में -2 होगा। हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में 3 चढ़ा, लेकिन अगले 1 घंटे में 2 उतर गया। तो अगर हम देखें तो 2 hours में कितना चलेगा? 1। अब यहीं पे गलती की पॉसिबिलिटी आती है। जैसे कुछ लोगों ने 60 जवाब दिया था। कैसे दिया 60? कि भाई 30 फीट की वॉल थी, 2 घंटे में 1 फीट, तो आपने सीधे सीधे 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। गलत क्यों है समझो। ये जो स्लाइड डाउन की बात है ना, स्लाइड डाउन की, ये आखिरी वाला स्लाइड डाउन आपको इग्नोर करना पड़ेगा। कैसे करना है समझो। देखो 3 फीट क्रॉस करता है, तो आप पहले 30 फीट में से 3 कम कर दीजिए। हम पहले 27 फीट पे पहुंचते हैं। अगर हम 27 फीट की बात करें, इधर लिख रहा हूं मैं, 2 घंटे में 1 फीट होगा, ये तो सबको पता ही है। अब अगर हम 27 फीट की बात करें, तो इसको हमें 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने घंटे हो जाएंगे? 54 आवर्स हो जाएंगे। अब हमें क्या पता चला कि 54 आवर्स में 27 फीट की हाइट पे है। और ये साइकिल कौन सा है? 2-2 घंटे का साइकिल है। देखो 54 आवर्स की बात कर रहे हैं, तो ऊपर जाके नीचे आने के बाद 27 पे, अब जो अगली छलांग ये लगाएगा ना 1 घंटे में, वो तो 3 फीट की है ना, तो अब वो उसको नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो 54 और 1 ऐड करोगे, क्या आंसर आएगा? 55। तो यहाँ ये ध्यान रखने वाला है। देखो ये आखिरी का 1 घंटा दीपक जो आप 59 बोल रहे थे, वो नहीं होगा। व्हाट माई पॉइंट, वो दो नीचे आने की बात ही नहीं है। आप उसको 29 के बाद चढ़ा रहे हो, ये गड़बड़ है। आपने क्या किया? आपने 29 किया, वो 27 के बाद ही 3 की छलांग लगा करके पहुंच जाएगा ना 30 पे। बात समझ में आ रही है? देखिए एक बार यहाँ भी लिखा हुआ है मैंने, टू क्लाइम 30 फीट इट शुड टेक 60 आवर्स, ऐसा हमें लगता है, बट इसमें गड़बड़ है। लीनियर नहीं है ना, जा रहा है फिर नीचे भी आ रहा है। हाइट ऑफ 27 फीट पे पहुंचने पे कितना समय लगा? 54 आवर्स लगे। तो 55th आवर में क्या होगा? सीधे 3 फीट की छलांग लगाएगा, टॉप पे पहुंच जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ दीपक, देखो कॉन्सेप्ट तुमको क्लिक हुआ, बट तुमने एक गलती करी, तुमने उसको 59 के बाद आखिरी का 1 घंटा रोका। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ दीपक। चलिए ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया है, इसका जवाब मुझे लगता है आप में से हर कोई दे देगा अगले 10-15 सेकंड में। Which of these cannot be the sum of consecutive prime numbers? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर पढ़ते हैं आप लोग। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 प्राइम नहीं होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। अब एक सवाल मैंने पूछ लिया, बहुत बेसिक सा, चलो जल्दी से फटाक से आंसर दो सब लोग। प्राइम नंबर इसलिए मैंने रखा है ताकि आप लोग प्राइम नंबर जानते हैं ना सब लोग पहले से, तो इस वजह से मैंने प्राइम नंबर पे सवाल लिख दिया आपको। ये भी कैट क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है सब? कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, मतलब कॉन्जिक्यूटिव, अब ये नहीं कि आप 5 के बाद सीधे 11 ले लो, 5 के बाद अगला क्या आता है? 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का सम क्या नहीं हो सकता है? सब लोग जल्दी से जवाब दीजिए इसका, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई भी नॉन आईएमएस स्टूडेंट जो एमएस में एनरोल नहीं है, अगर वो बीच में जा भी रहा है,
तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर देगा ताकि मैं उसको एक ग्रुप में ऐड कर लूं और उसके साथ रिसोर्सेज को शेयर कर सकूं। बताइए भाई क्या होगा। चलिए कुछ आंसर्स आने शुरू हुए, अभी एक ही आंसर आया है। अभिनव जी आई थिंक आपने सही आंसर दिया है। नीलम आई थिंक आपका आंसर भी करेक्ट है। सौरभ आपका आंसर शायद गलत हो गया है। देखो अब इस क्वेश्चन में ना बहुत लोगों को ये स्ट्राइक करेगा कि हाँ यार ये 17 नहीं हो सकता। बहुत लोगों को ये चीज माइंड में आएगी। क्यों आएगी माइंड में? क्योंकि उनके माइंड में ये आएगा कि भाई कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं और 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? 17, 19, 23, 29, 31, 37 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। 41, 43, 47 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। अब माइंड में आएगा कि यहाँ ये सब ऑड होते हैं तो ऑड को ऐड करेंगे तो इवन ही आना चाहिए। 3 इवन दिया हुआ है तो यही आंसर होगा, बट दिस इज रॉन्ग। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स लिखा है बट आपको 2 ही कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर ऐड करने हैं ऐसा तो है नहीं। जैसे देखो पहले 4 को ऐड कर दो, 2 + 3 + 5 + 7 क्या मिलेगा? 17 मिल जाएगा। पहले 4 को ऐड करोगे यू विल गेट 17। 52 है, ट्राई करते हैं। 52 का हाफ ऑलमोस्ट कितना होगा? 26। इसके आसपास के प्राइम नंबर ढूंढो। 23, 29 को ऐड कर दो 52 मिल जाता है। 23 + 29 क्या मिल जाता है? 52। तो ये भी नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता है पूछा गया? 42 है। 42 का आधा कर दो 21 के आसपास के प्राइम नंबर ढूंढते हैं। चलो क्या ऐड कर दे? 19 और 23 को ऐड कर दो, दोनों प्राइम है, इनका एडिशन देखो 42 मिल गया। 14 नहीं हो सकता। देखो 7, अब 11 के बाद कुछ ऐड करोगे ज्यादा आएगा। 7 + 5 12 आएगा। कोई भी 2 प्राइम नंबर ऐड करके आप 14 नहीं बना पाओगे। तो क्या आंसर होगा इसका? 14। बहुत इजी क्वेश्चन था कि कौन इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जो प्राइम नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का एडिशन नहीं हो सकता है। तो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर लेने थे हम लोग को। अब देखिए 7 5 ऐड करते हैं 12 हो जाता है, 7 11 ऐड करते हैं ज्यादा हो जाता है। 2 3 5 7 चारों ऐड कर देते हैं तो 17 हो जाता है। तो 14 विल बी द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सबको समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है ये, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ठीक है। शादान जी एकदम सही बोला आपने। सौरभ आपका भी सही है। नवीन एकदम करेक्ट है। सौरभ आपने सही किया आंसर। ठीक है। चलो इसको छोड़ देते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है बट मैं छोड़ देता हूँ। आपको एक आगे एक पजल दे करके मैं कंप्लीट करूंगा क्योंकि टाइम भी हमारा ओवर हो रहा है, आप लोग का भी ओवर हो रहा है। सेशन का फीडबैक जरूर आप लोग चैट बॉक्स में लिखिएगा। आपको कैसा लगा सेशन? आई नीड टू नो। तो वो जरूर आप दे दीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपना जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये और इससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है तो मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूं। दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हैज बीन टेस्टेड विद डिफरेंट वैल्यूज फॉर सो मेनी टाइम्स। इस कॉन्सेप्ट को कैट में, जैट में, आईएफटी में, स्नैप में एंड मैट में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं मिलेगा जिसमें नहीं टेस्ट किया गया हो। हर एक एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो इस पे 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक में पावर ऑफ 2 का यूज होता है, एक में पावर ऑफ 3 का यूज होता है। तो मैं आपके 5 मिनट जरूर एक्स्ट्रा ले रहा हूँ बट आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा करके आज की क्लास को मैं एंड कर दूंगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने जरूर देखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस और इनको सॉल्व करने में अक्सर लोग गलतियां करते हैं। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा करके आज की क्लास कंप्लीट करूंगा। अ मैन हैज 250 गोल्ड कॉइंस। मैं इसके लिए आपको बहुत वक्त नहीं दे रहा बिकॉज आई वांट टू गिव यू अ कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक, एक तरीका बताना चाह रहा हूँ। एक आदमी के पास 250 गोल्ड कॉइन है। he wishes to distribute them into bags such that such that he can pay any sum from 1 to 250 by handing over some bags. What is the minimum number of bags required? अब ये जो मिनिमम है ना ये नहीं लिखा होता तो हम ये कह सकते थे कि हम 250 बैग ले लेंगे और सब में एक कॉइन डाल देंगे तो भी ये काम हो सकता था।
कोई आदमी 1 कॉइन मांगता, आप उसको 1 बैग देते, 2 कॉइन मांगता 2 बैग देते, 3 कॉइन मांगता 3 बैग देते, और 250 कॉइन मांगता तो 250 बैग उठा करके दे देते। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसको बैग में कुछ कुछ कॉइन्स को इस तरह से रखना है ताकि वो 1 कॉइन से लेकर के 250 कॉइन तक कोई भी नंबर देने के लिए उसको बैग खोलना ना पड़े, वो कुछ बैग उठा करके दे। अब उसका टारगेट बैग का काउंट मिनिमम करना भी है। अगर बैग का काउंट मिनिमम करना है तो इस तरह के क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है ना, उसको समझिए। हाँ शाहजान जी, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, वेरी गुड। बाकी लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। फिर इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, पावर ऑफ 2 यूज होती है। कैसे यूज होती है समझिए, पावर ऑफ 2 का यूज है। और क्वेश्चंस को अगर आपने पहले से नहीं किया हुआ है तो ये क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अब जैसे देखो, आपको किसी ना किसी बैग में 1 कॉइन रखना पड़ेगा, और अब दूसरे बैग में ना हम 1 कॉइन रखने के बजाय 2 कॉइन अगर रख दें, अगर 2 कॉइन रख दें, तो अगर किसी ने 1 कॉइन मांगा आप ये वाला बैग दे दोगे, 2 कॉइन मांगा ये वाला बैग दे दोगे। लेकिन अब 3 कॉइन रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर कोई 3 कॉइन मांगेगा तो आप क्या करोगे, 3 कॉइन मांगेगा तो आप ये दोनों बैग उठा करके दे दो। और अगर आप 3 दे चुके हो तो अगले में आप क्या रखोगे, 4। और अगर आपने 4 कॉइन रख दिए तो आप क्या क्या दे सकते हो समझो। 4 और 1 कितना हो गया, 5। 4 और 2 कितना हो गया, 6 भी दे सकते हो। 4, 2 और 1 को मिला दिया तो 7 भी आप दे पाओगे। तो अब आपको 6 कॉइन या 5 कॉइन या 7 कॉइन किसी भी बैग में डालने की जरूरत नहीं है। तो अब आप अगले बैग में क्या डालेंगे, 8 कॉइन्स डालेंगे। और अगर आप इस ट्रेंड को ऑब्जर्व कर ले जाइए तो आप देखिए 2 की पावर्स में बढ़ रहा है। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, इस तरह से आना चाहिए। 32 के बाद 64, और ऐड भी करते जाओ कि भाई 250 कहीं ये ज्यादा ना हो जाए उससे, ये भी समझना पड़ेगा। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। 3 + 4 कितना हो गया, 7। 7 + 8 कितना हो गया, 15। 15 + 16 कितना हो गया, 31। 31 + 32 करोगे तो 63। 63 में 64 ऐड करोगे तो ये अभी तक आपके पास हो चुके हैं 127 पॉइंट। अब अगर 127 हो चुके हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 बैग भी हो चुके हैं। अब अगले बैग में कितना रखोगे, 64 का डबल होता है 128। बट क्या 128 कॉइन्स आपके पास बचे हैं, नहीं बचे हैं। तो 250 में से 127 लेस कर दो, क्या वैल्यू आएगी, 123 आएगी। तो जो भी बच गया उसको अगले बैग में डाल दो। कितने बैग की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली 8 बैग्स की जरूरत पड़ी आपको। एक में आपने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 बैग की जरूरत पड़ेगी। और किस पावर में बढ़ रही है वैल्यू, 2 की पावर में बढ़ रही है। अब ये बात नहीं समझ में आई हो तो प्लीज बताइए चैट बॉक्स में लिख करके। समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, रेज योर हैंड। शादान जी देखिए आपका आंसर गलत हो गया था, 7 नहीं है, इसका आंसर 8 आ रहा है। शादान जी आपने गलत कर दिया था, इसका आंसर देखिए 8 आया। ठीक है, चलिए आई होप दिस इज क्लियर। इसमें 2 की पावर्स लगती हैं, हमेशा 2 की पावर्स लगती है, इतना ध्यान रखो। और इसी पे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आता है। एक आता है कि मान लो आपके पास कोई वेइंग मशीन है या स्प्रिंग बैलेंस वाली मशीन है। तो अब जो स्प्रिंग बैलेंस वाला वेट करने का मशीन होता है ना, उसमें आप वेट केवल एक ही तरफ रख पाते हैं। एक पैन बैलेंस होता है, तराजू। तराजू में क्या होता है, आप दोनों तरफ वेट रख सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस में या वेइंग मशीन में आप एक ही तरफ वेट रख सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता था कि आपको कितने कितने वेट बनाने पड़ेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स की, भाई आप 1 केजी से लेकर के 250 केजी तक कुछ भी मेजर कर सके। एकदम सेम अप्रोच होगा। आप एक केजी का वेट बनाएंगे, एक 2 केजी का बनाएंगे। अब आप एक भी मेजर कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, फिर 4 बनाएंगे। अब 4 केजी का वेट बना लिया तो 4 और 1 से 5, 4 और 2 से 6, 4 2 और 1 से 7 भी मेजर कर लोगे तो फिर 8 बनाओगे। 8 बनाओगे तो फिर 8 और 1 9, 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 1 11, 15 तक मेजर कर ले जाओगे तो 16 बनाना पड़ेगा। ये 2 की पावर्स में बढ़ता है, इस बात को एकदम ध्यान में रखो। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक 3 की पावर का कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ और सेशन वहीं पे एंड हो जाएगा। तो देखो 3 की पावर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो, बहुत आने वाले क्वेश्चन है ये। A goldsmith has a pan balance. A pan balance है. Using these, he claims that he can weigh any positive integral weight up to 121.
121 तक वो कोई भी वेट मेजर कर सकता है, ऐसा उसने क्लेम किया। व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स रिक्वायर्ड? मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स रिक्वायर्ड क्या होंगे? ऑल्सो फाइंड द डिनोमिनेशन ऑफ दीज वेट्स। तो अब तराजू में क्या सीन है ना कि भाई तराजू में तो पलड़ा है, उसमें तो आप दोनों तरफ वेट रख सकते हैं, दोनों तरफ वेट रख सकते हैं, इधर भी और इधर भी। तो अब सबसे पहला वेट तो आप 1 बनाओगे, 1 ग्राम का। अब अगला वेट आप 2 बनाने के बजाय ना 3 बना लो। 3 क्यों बनाओगे? समझो, आप 1 मीटर कर लोगे, 3 माइनस 1 करोगे 2 मीटर हो जाएगा, 3 माइनस 1 करोगे 2 मीटर हो जाएगा, 3 भी मीटर हो जाएगा, 3 प्लस 1 करोगे, सॉरी 3 प्लस 1 करोगे 4 भी मीटर हो जाएगा। अब अगला वेट आप बनाओगे 3 का स्क्वायर 9। 9 क्यों बनाओगे? समझो, अब अगर आपने 9 बना लिया, 4 आप मीटर कर ही चुके थे, 4 आप मीटर कर ही चुके थे, आपको 5 मीटर करना है। तो 9 माइनस 3 माइनस 1 करोगे क्या मिल जाएगा? 5। 9 माइनस 3 करोगे क्या मिल जाएगा? 6। 9 प्लस 1 माइनस 3 करोगे क्या मिल जाएगा? 7। 7। 9 माइनस 1 करोगे क्या मिल जाएगा? 8। और 9 से 9 मिल ही जाएगा। तो आप देखो 9 तक मीजर कर सकते हो। अब 9 के बाद अगला वेट क्या बनाओगे? 27। तो इसमें जो वैल्यूज हैं वो हमेशा 3 की पावर में बढ़ेंगी, ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि आप दोनों तरफ जब रख सकते हो तो आपको सम के साथ साथ उनका डिफरेंस भी देखना पड़ता है, और जब डिफरेंस भी देखना पड़ता है तो वेट्स आपको बनाने पड़ेंगे 3 की पावर्स में। 3 की पावर्स में। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो वेट होंगे वो हमेशा 3 की पावर में बढ़ेंगे। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 27, 27 के बाद 81, इस तरह से बढ़ेगा। अब ऐड भी कर लो, 121 से ज्यादा ना हो जाए वैल्यू। तो 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 27 ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 40। और 40 और 81 ऐड करोगे तो एग्जैक्टली 121 मिल जाएगा। तो यहाँ तक का जो सम है ये आएगा 121। और 121 ही सम आपको बनाना भी था, तो आपको कितने वेट यूज करने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 यूज करने, 5 यूज करने। इनके और भी शॉर्टकट्स होते हैं, बट वो कभी किसी और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। सेशन आपको कैसा लगा जरूर फीडबैक में लिखिए, जरूर फीडबैक में लिखिए। आई एम शेयरिंग माय नंबर एंड द ईमेल आईडी। जो भी लोग नॉन एमएस वाले इसमें हैं वो जरूर से मुझे मैसेज करके एक अपना नंबर भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपको कम्युनिकेट कर सकूं कि भाई रिपीट कर दीजिए। आपने क्या चीज रिपीट करने को बोला है भाई? आपका नाम इसमें नहीं आ रहा है, मोबाइल के हिसाब से आपका कुछ कोड में नाम आ रहा है 1XM3UA। बताइए भाई क्या रिपीट करना है? कॉन्सेप्ट रिपीट करना है या मोबाइल नंबर रिपीट करना है? चलिए, लगता है आप नहीं है सेशन में। 1XM प्लीज, आपको कुछ भी पूछना होगा डू कनेक्ट विद मी ऑन माई मोबाइल नंबर। माई मोबाइल नंबर इज ऑन द स्लाइड। सेशन कैसा लगा जरूर से कमेंट में लिख दीजिए। आई एम हियर इन केस यू हैव एनी क्वेरी। आप प्लीज अपना हाथ रेज कर आप इसमें चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सुनने के लिए भी तैयार हूँ। मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आपकी आवाज मेरे तक आने लगेगी। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आई एम हियर, चैट बॉक्स में लिखोगे मुझे पता चल जाएगा। किसी की कोई क्वेरी है, हैंड रेज मत करिए, उससे मुझे पता नहीं चलेगा। चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर किसी को कुछ पूछना है चैट बॉक्स में लिखिए। आई विल गेट टू नो, मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप मेरे से पूछ सकते हैं या मुझे अलग से भी कॉल कर सकते हैं। दीपक जी आपकी कोई क्वेरी है? चलिए दीपक जी मैं देखता हूँ आपकी क्वेरी क्या है। दीपक जी आप बोलिए, मुझे आवाज आ जाएगी आपकी। हेलो सर। हाँ दीपक बताइए। सर ये कॉन्स का सिलेबस कैसे कवर करना है सर? क्योंकि टाइम अभी 6 मंथ्स है, मतलब 6 मंथ से भी कम है। तो हम्म। सर मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, कुछ मतलब पर्सनल रीजंस की वजह से मैं नहीं कर पाया था, तो मैंने अभी किया है लास्ट 2 वीक से। तो कॉन्स का ठीक है। सिलेबस कैसे कवर करें सिस्टमेटिक वे में? दीपक देखो, इसके लिए मैं तुम्हें, क्योंकि मुझे डिटेल में बात करनी पड़ेगी दीपक, तो प्लीज मुझे सेशन के बाद ना कॉल कर लो। मतलब अभी 5 बज रहा है, ठीक है दीपक? तुम मुझे 5:15 5:20 के आसपास कॉल कर लो, हम लोग डिटेल में 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, ठीक है दीपक? ओके सर। और 6 मंथ्स का समय, वैसे मैं इन जनरल सभी के लिए बता रहा हूँ, 6 मंथ्स का समय मोर देन सफिशिएंट टाइम है, नॉट ओनली फॉर क्वांट। आप क्वांट, आप जैसे देखो कैट में ना आउट ऑफ 34 क्वेश्चन जो मैथ्स के आते हैं,
उसमें से 15 से 20 सवाल ऐसे होते हैं जिसके कॉन्सेप्ट आपको पहले से मालूम है, मतलब आपने 9, 10, 6, 7, 8 में जो पढ़ा है उसके एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे आज की क्लास में मैंने जो पढ़ाया, इसके लिए अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट बहुत रिक्वायर्ड नहीं है। रिमेनिंग 15 क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम स्मार्टली अप्रोच कर रहे हैं तो भाई कैट में 34 सवाल सही नहीं करने होते हैं। मेघना मेहरोत्रा, आपने फ्रेश बैच की बात करी। हाँ, फ्रेश बैच हमारा ये पिछली वाली साइट पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, पिछली साइट पे लिखा हुआ है 29 मई को शुरू हो रहा है ये फ्रेश बैच। दीपक जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए क्या है ना कि इसमें सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 6 मंथ सफिशिएंट है। द ओनली थिंग विच मैटर्स कि भाई 34 सवाल सही नहीं करने होते हैं। अगर आप 17 का सवाल 16 सवाल सही करते हो क्वांट सेक्शन में तो आपका परसेंटाइल 98 से ऊपर बनता है। 20 सही कर देते हैं 99.4 99.5 पर पहुंच जाते हैं, तो 14 तो तब भी छोड़ने होते हैं। तो हमें सब कुछ सिलेबस वाइज बहुत अच्छे से आ जाए ये जरूरी नहीं है। हम स्मार्टली अप्रोच करें और 20 क्वेश्चन सही करने लायक बन जाए अगर हमारा टारगेट 99% है। अगर हम कैट में 99% टारगेट कर रहे हैं तो हम मैथ्स में 19-20 सवाल सही करने लायक बन जाए। और इतना बनने के लिए आपको 6 महीना मोर देन सफिशिएंट लगेगा अगर आप प्लानिंग के साथ 4 घंटे 5 घंटे रोज पढ़ाई कर सकते हैं अक्रॉस ऑल दी सेक्शंस। मतलब खाली मैथ्स ही नहीं पढ़ना है 5 घंटे। अगर आप 5 घंटे 6 घंटे का सेल्फ स्टडी निकाल सकते हो तीनों सेक्शन मिला करके, आप इस कैट 20 में रॉक कर सकते हो। Any other query by anyone? I am here with all of you. कोई भी क्वेरी आप लोग की तो आई एम हियर। किसी को मेरे से बात करनी है मैं उसको अनम्यूट कर सकता हूँ, नॉट एन इशू। नवीन मिश्रा जी, आपने VARC के बारे में पूछा है। अच्छा, VA के लिए सेशन करने के लिए, चलिए ठीक है नवीन जी, बिल्कुल कर लेंगे। आप लोग की डिमांड है तो आई विल डेफिनेटली डू अ सेशन ऑन VA। मैं नहीं पढ़ाऊंगा नेचुरली, दो आई स्कोर गुड इन VA बट आई डोंट टीच VA। VA के लिए बहुत ही अच्छी हमारी ट्रेनर है देवर्ती मैम, वो या कोई और सर, हमारे यहाँ काफी बड़ी टीम है, उनमें से कोई ना कोई आपके साथ सेशन कर लेगा, डेफिनेटली कर लेगा। एनी अदर क्वेरी? चलिए तो मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। दैट इज ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मेघना जी, आपने क्या पूछा है? फ्रॉम नो ऑल इन थर्ड ईयर। मेघना मेहरोत्रा, आई विल बी गोइंग इनटू सेकेंड ईयर दिस ईयर, सो व्हेन शुड आई स्टार्ट माय प्रेप फॉर कैट? मेघना देखिए, अगर आप 3 ईयर कोर्स में, मतलब अगर आप बीकॉम कर रही हैं या कोई भी 3 ईयर ग्रेजुएशन कर रही हैं, तो उस केस में आपको तुरंत शुरू कर देना चाहिए। कैट 21 के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप बीटेक कर रही हैं यानी कि इंजीनियरिंग कर रही हैं और आप अभी सेकेंड ईयर में गई हैं जस्ट फर्स्ट ईयर करके, तो आप चाहें तो शुरू कर सकती हैं कैट 22 के लिए, एल्स आप थोड़ा वेट भी कर सकती हैं। इफ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग और समथिंग यू कैन वेट। इफ यू आर डूइंग अ 3 ईयर ग्रेजुएशन लाइक BA, BCom, BSc as you have not mentioned, then you should not wait at all because then it is the perfect time to start for cat 21. दूसरा, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एवरीबडी इज एट होम, एवरीबडी इज फ्री। तो अभी अगर देखा जाए तो मेघना आप अगर काफी फ्री हैं तो अगर 4 ईयर कोर्स में तो भी शुरू कर सकती हैं, बट 4 ईयर में तो आप वेट कर सकते हो, ऐसा कोई जल्दी नहीं है। इफ यू आर इन अ 4 ईयर ग्रेजुएशन यू कैन वेट। तो मेघना, आपने अभी ये नहीं लिखा कि आप क्या कर रहे हो, आप 4 ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हो, इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हो, या आप बीकॉम BA कर रहे हो, ये आपने नहीं लिखा है। हाँ, अगर आप 3 ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हो मेघना तो फिर आपको बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, आप डिले कर जाओगे। और आपका बहुत शानदार प्रोफाइल है, आप IHM में पढ़ रहे हो। IHM बहुत अच्छी प्रोफाइल है। होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट को अहमदाबाद वगैरह का कॉल 95-96 परसेंटाइल पे आ जाता है, इंजीनियर्स को 99.6 प्लस पे आता है, नॉन इंजीनियर्स को 97-98 पर भी आ जाता है। और अगर आप डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से हैं, आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है मेघना, तो
आपको बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए. You should start immediately. And if you are in Jaipur, you can join us in the Lucknow, and as and when you will be moving to Jaipur, we will transfer you on the Jaipur center. हम आपको जयपुर सेंटर में बाद में ट्रांसफर भी कर देंगे. ठीक है. वी हैव अ वेरी गुड सेंटर. वहां पे हमारे एक एक्सेल राई के एलुमिनस हैं जयपुर सेंटर में, द्विजेंद्र. तो द्विजेंद्र जी जयपुर सेंटर देखते हैं, वो एक्सेल राई के पढ़े हुए हैं, प्रायर में हमारे साथ काम कर चुके हैं. बहुत अच्छा सेंटर है जयपुर का भी हमारा, और लखनऊ का तो है ही. चलिए, वेरी फ्यू ऑफ यू आर हेयर, स्टिल हेयर, सो आई एम नॉट लिविंग. मैं हूं अभी. किसी का भी कोई डाउट है प्लीज पूछिए. आई एम हेयर विद ऑल ऑफ यू. या देयर वुड बी मोर सेशंस. कुछ लोगों की क्वेरी है, और सेशंस होंगे, बिल्कुल होंगे और सेशन. हम लोग का एक नया बैच भी लॉन्च हो रहा है 29 को. काफी ऑफर भी है आपके पास अभी ज्वाइन करने के लिए. फीस वगैरह में भी काफी रिबेट है, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है वो चीज, का फायदा उठा सकते हैं. LRDI के लिए कैसे प्रेप करें? देखो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है आपका. LRDI के लिए प्रेप में एक चीज जो मैटर करती है, जैसे मैथ्स में दो चीजें मैटर करती हैं, स्मार्ट अप्रोच, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रैक्टिस, टाइम बाउंड. आप धीरे धीरे हर एक टॉपिक पे कमांड हासिल करें. मैथ्स में ज्योमेट्री पढ़े, अलजेब्रा पढ़े, नंबर सिस्टम पढ़े, अरिथमेटिक पढ़े. DILR में इट इज नॉट द केस. तो DILR में व्हाट आई एडवाइज टू एनी ऑफ द कैट कैंडिडेट, स्पेशली दोज हु आर, जैसे इसके लिए मेरा ये जानना भी जरूरी है भाई कि आप अपने को DILR में बहुत बेसिक लेवल पे मानते हैं, या आप एक मीडियम लेवल पे हैं, या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, एडवांस लेवल पे हैं, उस बात पे डिपेंडेंट होता है. अगर मैं आपको एक एवरेज या बिलो एवरेज कैंडिडेट मानूं, तो उस केस में बेटा देखो आपको क्या करना होगा कि आप सबसे पहले जो, अगर आप किसी कोचिंग वगैरह में ज्वाइन हैं या ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबसे बिलो बेसिक है बेटा तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप मेघना, वेरी गुड. अगर आप जीमैट के लिए जाना चाहते हो, वी विल गिव यू अ कॉम्बो प्रोग्राम ऑफ कैट प्लस जीमैट. मेघना, IMS प्रोवाइड्स अ कॉम्बो प्रोग्राम ऑफ कैट प्लस जीमैट. IMS स्टूडेंट को जीमैट की लाइव क्लासेस भी मिल जाती हैं, बहुत कम फीस पे आप एड ऑन करा सकते हो. एक बार आप IMS में किसी प्रोग्राम में इनरोल हो जाते हैं, तो बाकी प्रोग्राम में एड ऑन कराना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, और जीमैट वगैरह का लाइव लेक्चर भी आपको मिलेगा अलोंग विद कैट. तो मेघना, यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं आपके पास. हाँ, तो LRDI के लिए हम बात कर रहे थे. तो LRDI में व्हाट हैपेंस कि आपको पहले तो जो आसान क्वेश्चंस है ना वही लगाने चाहिए. तो मैं बोलूंगा कि आप सबसे पहले बहुत बेसिक क्वेश्चंस लगाइए. आपके पास अगर अच्छा मटेरियल है होना बहुत जरूरी है इसके लिए. मार्केट में अवेलेबल बुक्स आपके बहुत काम नहीं आएंगी. तो जो एक सिंगल राइटर बुक्स लिख देते हैं, वो आपके बहुत मतलब की नहीं होती है. तो आप अच्छा रिसोर्स ले लीजिए और बहुत इजी वाले क्वेश्चंस को लगाइए. हाँ, अब हैबिट क्या होनी चाहिए कि पहले हम अपना बेसिक जो, जैसे DI है, तो देखो LR अलग चीज है. DI की अगर हम बात करें, तो DI के लिए आपके अरिथमेटिक के फंडामेंटल्स भी क्लियर होने चाहिए. रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, SI CI, परसेंटेज, ये सब कॉन्सेप्ट आपके मैथ्स के अच्छे से पढ़े होने चाहिए. फिर आप DI लगाना शुरू करिए. तो बेसिक DI लगाते समय आप ये इंश्योर करिए कि आप डेली बेसिस पे कम से कम 20 से 25 सवाल लगा रहे हैं. और जब ये काम आप 1.5 से 2 महीने लगातार कर लें, DI में भी और LR में भी, मतलब कम से कम 15 क्वेश्चन DI के और 15 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के आप रोज लगाइए. एकदम इजी वाले लगाइए जो आपसे लग जाते हो, टफ वाले पे आइए ही मत. और ये काम 1.5-2 महीना करने के बाद आपका जो माइंड है वो DILR के लिए थोड़ा यूज टू हो जाएगा. आपको चीजें जल्दी क्लिक करने लगेंगी. उसके बाद आप एक्चुअल कैट के सेट्स, फास्ट ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लगाना शुरू करिएगा. अगर आप शुरुआत में टफ क्वेश्चंस या पास्ट ईयर पेपर या ऐसा कुछ भी लगाते हैं, या कोई भी आपको गाइड करता है लगाने के लिए, तो वो सही बात नहीं है. आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है, एकदम बेसिक क्वेश्चंस को, और कम से कम 1.5-2 महीने कॉन्टिन्यूएशन में लगाने की जरूरत है. मतलब आप 30 दिन एकदम फंडा बना लीजिए कि मैं रोज 2.5 घंटे 3 घंटे DILR को दूंगा. 15 क्वेश्चन DI के एकदम आसान वाले लगाऊंगा जो मेरे से लग जाते हो, 15 क्वेश्चन LR के लगाऊंगा. आपका DILR इंप्रूव हो जाएगा, 100% इंप्रूव हो जाएगा. LR में देखो क्या है, LR में देयर इज नथिंग विच इज रिलेटेड टू मैथ. LR में कभी कभार बहुत लॉजिकल कुछ कैलकुलेशन आ गया, तो मतलब वो भी बहुत रेयर होता है. LR में मैथ से रिलेटेड कुछ नहीं होता. तो LR उतना डिफिकल्ट नहीं है बेटा. LR एक बार प्रैक्टिस के बाद सुधर जाता है. बट DI सुधारने के लिए आपका, DI में देखो क्या होता है, DI टफ होने के बजाय कैलकुलेटिव भी होता है. DI टफ होने के साथ साथ कैलकुलेटिव भी होता है. तो आपका कैलकुलेशन स्पीड अगर अच्छा नहीं है,
तो आप कितने भी लॉजिकल हो जाइए, डीआई के क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी, बिकॉज कैट का डीआई लॉजिकल एज वेल एज कैलकुलेटिव है। तो आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए परसेंटेज, रेशियो, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़िए। और ये अरिथमेटिक वैसे भी अच्छे से पढ़नी चाहिए, बिकॉज कैट में भी अरिथमेटिक बहुत आती है, तो आपका अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। एलआर मैथ से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है बेटा, लॉजिकल रीजनिंग मैथ से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है आप। बाकी आई हैव शेयर्ड माय नंबर, एनीबॉडी हैविंग एनी इशू कांटेक्ट मी अप, आई विल बी देयर विद यू। चलिए, थैंक यू। So I think I might end the session now because we don't have further queries. I'm ending the session. Thank you everyone. चलो मैं बंद कर रहा हूँ सेशन। वेरी गुड, थैंक यू।